की है बताना, जिसने बेशक बता दे। सुनिए मैडम, आपको अगर पता तो अपनी बात कर दीजिए। अपनी जगह पे चल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? लेक्चर तो नहीं आया, लेक्चर कब आएंगे तो मेरी तस्वीर ही आ रही नहीं आ रहा। बच्चों कैसे हो? मेरा लेक्चर लोड हो रहा है तब तक मैं आपसे बात कर रही हूँ। पढ़ते भी हो जाके? अच्छा, मेरी स्लाइड्स आपको अगर नहीं मिली तो वो आज इंशाल्लाह मिल जाएंगी। मैंने स्लाइड अपलोड की हुई है बट हाइड किया हुआ था उनको। आज मैं हाइड अपने लेक्चर के बाद में हाइड हटा देती हूँ तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब मुझे भी बताते जब लॉगिन करेंगे तो तब हो गया स्टार्ट। उधर तो हो गया स्टार्ट, प्रेजेंटेशन नहीं आ रही है। प्रेजेंटेशन नहीं आ रही, उस प्रेजेंटेशन को डबल, हाँ वो तो आई थी। बेटा थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से स्लाइड शो नहीं हो रही। जैसे स्लाइड शो होती है मैं आप लोगों को प्रेजेंट। और ये वाला इसमें ये पेजेस आता है इसमें आप एक सेकंड आगे इसमें बता दिया इसमें, लेकिन हम उसको दो करते हैं क्योंकि ये इसमें दो ही है सिर्फ आर में होंगे बीएसएन के चार नहीं आ रहा। चलो मैं आप उसमें ना प्लस इन चीजों आगे पूछ लिया कोई कह रही कि जो प्रेजेंटर जो है ना एक प्रेजेंटर चला जाता है अपना दूसरा प्रेजेंटर जब आता है उसने अपना रिकॉर्ड लगा होता है। जब वो अपना रिकॉर्ड लगाता है तो साइड पे एक ऑप्शन आता है कि गो लाइव नाउ। गो लाइव नाउ के नीचे पे तीन डॉट्स है, उस पे आप क्लिक करते हैं तो आते हैं सेशंस। तो आपने उस डे के किस सेशन में जाना है, तो जो 9 से 11 का सेशन है वो ऑलरेडी खत्म हो गया। उसके बाद दो सेशन हमारे पास रहते हैं, एक 11 से 12 का और एक 12 से क्या मेरे सेशन नहीं आ रही, उधर सेशन आ रही है। प्रेजेंट में सेशन आ रही है, इधर सेशन नहीं है। नहीं बट मुझे बात करना कि मीटिंग में आना होगा कैसे सॉल्यूशन की दी है ओके बात है ये बहुत बड़े हैं लैपटॉप का तो नहीं मसला आप ये कोई कौन सा ये सब सीख मेरी तस्वीर जा रही है और बच्चों के साथ बातें
मुझे ये मैं स्लाइड तो ले आऊँ ना। जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसे हैं बच्चों? वो मैसेजेस वाला भी इधर कर दे, ये मैसेजेस इधर आते जाए, खुद ही आंसर देती जाए। हाँ ठीक है जी बच्चों, आज नेटवर्क इशू बहुत आ रहा है, जिसकी वजह से अभी तक ना लेट हो गए, लेकिन हम सारे लगे हुए हैं नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इतना स्लो नेटवर्क है कि स्लाइड ही आगे नहीं जा रही। क्या ये आपका या हाँ जी, ये मेरा ही तो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमें अभी न्यूट्रिशन वाला शो हो रहा है तो मैंने कहा मुझे रिप्लेस करो। 103 मैसेजेस किए उन्होंने 5 मिनट में, मैं किस किस को रिप्लाई करूंगा? शो तो यही हो रहा मेरा ही, ये भी मेरा ही है। हाँ जी मेरा बस ठीक है। मैंने कहा कि स्क्रीनशॉट भेज दो, मेरे एप्लीकेशन तो नहीं आ रही, मैं किस को उनके वैसे ही दिमाग सेट नहीं है, पागल कर दिया मैंने तो ठीक कर दिया वो तंग ज्यादा करते हैं बच्चे ना। 5 मिनट में इन्होंने मतलब जब तक हम ये कनेक्ट कर रहे थे इतनी देर में 105 मैसेजेस किए। जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम, मेरी स्लाइड शो हो रही है। हमारे यहाँ 2 लैपटॉप लगे हुए, दोनों पे मेरी स्लाइड शो हो रही है और आपके 105 मैसेजेस आ चुके हैं गनीउल्लाह को कि मेरी स्लाइड शो नहीं हो रही, जबकि मेरी स्लाइड शो हमारे यहाँ 2 लैपटॉप पे हो रही है। ठीक है, जो आपको शो हो रही है वो मेरा ही लेक्चर है। जी कल सेप्सिस से हम स्टार्ट हो गए थे, सेप्सिस में आपको 2 दिन पढ़ाती रही हूँ, अब इससे आगे कैंसर चलते हैं। दिस इज यूजुअली एन aggressive carcinoma affecting the skin squamous cells। ये जो है स्किन स्केमस सेल्स जो है इसके ऊपर जो है जो कार्सिनोमा सेल का आपको पता है ना, जब स्किन, ये हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लिकेशन बेटा, ये हम बेड सोर की कॉम्प्लिकेशन पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लिकेशन में सेप्सिस तक मैंने पढ़ा दिया था। सेप्सिस से आगे जब सेप्सिस हो जाता है तो डेफिनेटली वहाँ जो है कॉम्प्लिकेशन जो है कन्वर्ट हो जाती है कैंसर की तरफ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ दी सेल्स जो है स्केमस सेल्स इज कॉल्ड कार्सिनोमा। ठीक है, ये क्या पढ़ रहे हो आप? कॉम्प्लिकेशन स्किन बेड सोर की।
इसके टेस्ट क्या करते हैं? ये कॉम्प्लिकेशन तकरीबन हमारी कल हो गई थी, लास्ट बन रहती थी जहां से मैंने दोबारा स्टार्ट किया। कल हमने इसकी जो है टाइप्स ऑफ बेड सोर पढ़ी थी, अब इसकी जो है कॉम्प्लिकेशन पढ़ी, कल इसकी कॉम्प्लिकेशन पढ़ी थी और लास्ट कॉम्प्लिकेशन आज पढ़ी है। आगे इसकी अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाती है या बेड सोर हो जाता है तो उसकी मैनेजमेंट की तरफ चलते हैं हम। मैनेजमेंट की तरफ जाने से पहले हम देखेंगे कि कुछ टेस्ट करवाते हैं। अब टेस्ट कौन से करवाते हैं जी? टेस्ट करवाने के लिए बेड सोर्स आर यूजुअली अनमिस्टेकेबल इवन द इनिशियल स्टेज। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि बेड सोर जो है इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। बेड सोर को मैनेज करना बहुत मुश्किल है, बट डॉक्टर इज लाइकली टू ऑर्डर ब्लड टेस्ट टू चेक न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड ओवरऑल हेल्थ। लेकिन फिर भी उन्होंने चेक करने के लिए एक दफा ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं कि उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस या कोई इन्फेक्शन कौन सा है वहां पे। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दी सर्कमस्टांसेस देयर मे बी हैव एन अदर टेस्ट। अच्छा, अब हमारे पास जो पेशेंट है, हम पढ़े स्किन मैनेजमेंट या बेड सोर्स। ठीक है, अब बेड सोर्स के लिए जब भी बेड सोर किसी पेशेंट को होगा, हमारे पास जो है वो पेशेंट तो ऑलरेडी किसी ना किसी डिजीज के साथ होगा। उस डिजीज के टेस्ट पहले से ऑलरेडी उसके हो चुके होंगे। अभी हमें सिर्फ जो है फाउल स्मेलिंग जो इसकी या उसका जो वुंड है उसके जो है अकॉर्डिंग टू दैट सर्कमस्टांसेस टेस्ट करवाने होंगे। उन टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा जो है ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं। ब्लड टेस्ट में उनकी ओवरऑल हेल्थ का पता चल जाता है। ठीक है, और उसके साथ वुंड स्वैबिंग जो सबसे बड़ी चीज है, जो सबसे मेन टेस्ट है इसमें, वुंड स्वैब करवाना, उसका कल्चर CS। इसका मतलब है कि कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। जब हम कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट लेते हैं, वुंड स्वैबिंग का मतलब है कि जहां पे वुंड है ना वहां से स्वैब दिया जाता है टेस्ट के लिए। ठीक है, स्वैबिंग एक स्टिक होती है, उसके साथ वो वुंड का जो कह लें कि वुंड के अंदर जो इन्फेक्शन मटेरियल है उसको लगा के लैब टेस्ट के लिए भिजवा देते हो उस, और वहां पे क्या लिखते हैं? कल्चर एंड सेंसिटिविटी। और उस कल्चर एंड सेंसिटिविटी में दो चीजें आती हैं, एक तो कि इन्फेक्शन किस टाइप का है, कौन सा बैक्टीरिया है। ठीक है, और दूसरी चीज आती है उसकी सेंसिटिविटी कि कौन सी एंटीबायोटिक देनी है, मेडिसिन कौन सी देनी है। तो फिर मैनेज करना जो है बहुत इजी हो जाता है कि इन्फेक्शन के अकॉर्डिंगली जो है मेडिसिन दी जाती है। ठीक है, फिर इन्फेक्शन का कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवाने से इन्फेक्शन का पता चल जाता है कि कौन सा इन्फेक्शन है और उसको एंटीबायोटिक कौन सी देनी है। ठीक है, आगे है इंसियन बायोप्सी इफ मैलिग्नेंसी सस्पेक्टेड। अब जो मैंने कॉम्प्लिकेशन आपको पढ़ाई है उसमें मैंने मैलिग्नेंसीज, जो कैंसर है उसका सेकंड नेम मैलिग्नेंट है। ठीक है, अब अगर पेशेंट को साथ में मैलिग्नेंट भी है तो मैलिग्नेंसी का पेशेंट है या उसका ऐसा वुंड है जहां से आप स्वैबिंग नहीं ले सकते हो, तो वहां से छोटा सा इंसियन लेना होगा। इंसियन लेके पस्सी टाइप चीज, पस टाइप जो है वुंड में, उसको कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए भेजते हैं। अब जो वुंड स्वैब है वो तो वो जो पास अंदर इन्फेक्शन है उसको लगा के ना स्टिक के साथ स्वैब, जिस तरह जो है ईयर बटर होते हैं कान साफ करने वाले, जस्ट लाइक इस तरह की स्टिक होती है जो थोड़ी बड़ी होती है, उसको लगा के तो कल्चर सेंसिटिविटी करवा लेते हैं। और अगर जो है वहां पे आपको पास नहीं नजर आती तो छोटा सा इंसियन दिया जाता है, इंसियन देके तो फिर कल्चर सेंसिटिविटी या मैलिग्नेंसी टेस्ट करवा लेते हैं। जी, आप लोगों के मुझे बार बार कल से मैसेजेस आ रहे हैं कि ये स्लाइड आपको नहीं मिली है। ठीक है, मैं आज ही बेटा मैं आज ही सेंड कर दूंगी, और मैंने इसको अपलोड किया हुआ है, कल भी मैंने बताया था कि अपलोड किया है। तो उस अपलोड किए में हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसको हम हाइड कर देते हैं, तो मैंने हाइड किया हुआ है उसको। अभी मैं आपके लेक्चर के फौरन बाद हाइड जो है उसको डिसाइड कर देती हूँ, तो आपको ये मेरी स्लाइड शो हो जाती है, और मैं इसको व्हाट्सएप पे भी आप लोगों को दे जाती हूँ ताकि आपको पढ़ने के लिए प्रॉब्लम ना हो। लेकिन बेटा मैं आपको बताती होती हूँ कि आप लोगों ने साथ में बुक को लाजमी पढ़ना। ठीक है, अपनी बुक लाजमी पढ़नी है साथ। मेरी स्लाइड्स में से ईच एंड एवरीथिंग आपको
जो है आपके कंटेंट्स के अकॉर्डिंगली मिल जाएगा, बट आपने बुक को भी फॉलो करना है। अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड है। ठीक है, अब फेसेस ऑफ वुंड हीलिंग। अच्छा, मैंने आपको बताया कि जो है बेड सोर क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, इसकी स्टेजेस क्या है, किस टाइप के वुंड होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेजेस बताई हैं, और फोर्थ स्टेजेस की मैनेजमेंट मैंने साथ साथ भी बताई है, लेकिन अभी मैं कंप्लीटली मैनेजमेंट ही बता रही हूँ। इसके मैंने मैनेजमेंट से पहले मैंने आपको इसकी कॉम्प्लिकेशन भी बताई है और उसकी टाइप्स ऑफ वुंड भी बताई हैं। अभी मैं फेसेस ऑफ वुंड हीलिंग की तरफ, क्योंकि हम इस वक्त मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं ना, तो मैनेजमेंट के पढ़ने के लिए कि वुंड हील कैसे होता है, इसकी फेसेस कौन सी होती हैं। वुंड हीलिंग कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 3 फेसेस, इसकी 3 फेस होती हैं। ओके, सबकी अभी साइट ओपन हुई है? ठीक है, मेरी आवाज तो आप लोगों को आ रही है ना? मेरी आवाज तो सुने आप। अच्छा, फेसेस ऑफ वुंड हीलिंग जो है, इसमें इन्फ्लेमेटरी फेस, प्रोलिफरेटिव फेस एंड मैच्योरेशन फेस जो है, इसको मैच्योरेशन फेस को रीमॉडलिंग फेस भी बोलते हैं। 3 फेसिंग ऑफ वुंड हीलिंग, फर्स्ट फेस ऑफ इन्फ्लेमेटरी, सेकंड प्रोलिफरेटिव एंड थर्ड वन मैच्योरेशन। जी, फेसिस ऑफ जो है वुंड हीलिंग की मैंने फेसिस बताई। सबसे पहली फेस थी इन्फ्लेमेटरी फेस। इन्फ्लेमेटरी में फेस जो है ये बिगिन इमीडिएटली आफ्टर इंजरी एंड लास्ट 3 to 6 days। अच्छा, जैसे ही इसकी फेस जो है, जैसे ही इंजरी होती है तो इन्फ्लेमेटरी फेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है इमीडिएट आफ्टर जो है वुंड, इमीडिएट आफ्टर इंजरी। जैसी इंजरी होती है, इंजरी मीन कि आप ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही वुंड होता है ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तो साथ ही हमारी इन्फ्लेमेटरी स्टेज स्टार्ट हो जाती है। अब इन्फ्लेमेटरी स्टेज जो है वो 3 to 6 days तक जो है वो कंटिन्यू रहती है। अब इन्फ्लेमेटरी फेस जो है, इसकी फर्दर जो है 2 फेसेस है आगे। इन्फ्लेमेटरी फेस में आपको पढ़ा रही हूँ वुंड हीलिंग की, फर्स्ट फेस है, और इसकी फर्दर आगे हीमोस्टेसिस एंड फेगोसाइटोसिस 2 फेसेस है। ठीक है, अब जिसमें से हीमोस्टेसिस क्या है? हीमोस्टेसिस जो है vasoconstriction of the larger blood vessels in the affected area। अब जैसे ही मैंने बताया कि वुंड होता है ना, जैसे इंजरी होती है तो ये एक्टिवेट हो जाती है इन्फ्लेमेटरी फेस। एक्टिवेट होने के लिए जो हीमोस्टेसिस हो रही होती है, ब्लड वेसल्स में से ब्लड जा रहा होता है, उसमें इंजरी हुई तो ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब वेसोकंस्ट्रक्शन, हीमोस्टेसिस फेस में क्या होगा? वेसोकंस्ट्रक्शन ऑफ द लार्जर ब्लड वेसल्स इन द अफेक्टेड एरिया। जैसे ही जो अफेक्टेड एरिया होता है वहां की जो है वेसोकंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। रिएक्शन ऑफ इंजर्ड ब्लड वेसल्स, जो इंजर्ड ब्लड वेसल्स होती है उसका रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जो इंजर्ड ब्लड वेसल्स होती है उसकी वेसोकंस्ट्रक्शन होती है और रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। दी डिपोजिशन ऑफ फिब्रिन एंड दी फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स इन एरिया। अच्छा, डिपोजिशन ऑफ द फिब्रिन, फिब्रिन हार्मोन्स जो है वो फौरन एक्टिवेट होता है, वेसोकंस्ट्रक्शन हो जाती है ब्लड वेसल्स की जहां से ब्लीडिंग पॉइंट की। ठीक है, और साथ ही फिब्रिनोजन, फिब्रिन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, उसकी फॉर्मेशन हो जाती है और वहां उस एरिया में फौरन से ब्लड क्लॉट बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जहां से ब्लीडिंग हुई थी, इंजरी हुई थी, सबसे पहले वहां की जो ब्लड वेसल थी जहां से ब्लीडिंग हो रही है, क्या हुआ? वेसोकंस्ट्रक्शन हुई उसकी, और उसके ऊपर फिब्रिन जो हार्मोन्स है उन्होंने आके फॉर्मेशन एक्ट करना स्टार्ट कर दिया। और क्या किया उन्होंने? फिब्रिनोजन ने ब्लड क्लॉट बनाने स्टार्ट कर दिए ताकि ब्लीडिंग फौरन से। ये हमारी फर्स्ट फेज है इन्फ्लेमेटरी फेज। इन्फ्लेमेटरी फेज की फर्दर जो आगे हीमोस्टेसिस, जो ब्लड वेसल्स डैमेज हुई थी, वो ब्लड वेसल्स में से ब्लीडिंग जो हो रही थी फौरन, वो वेसल्स को जो है
वेजोकंस्ट्रक्शन उसकी हुई और फिब्रिनोजेंस ने आके वहां पे क्या किया, क्लॉट बनाने स्टार्ट कर दिया। The blood clots provide a matrix of fibrin that become a framework of for cell repair. अच्छा, वहां क्या करता है, जो क्लोट्स बन रहे हैं ना, उन क्लोट्स ने फिब्रिन के जो क्लोट्स बन रहे थे, उन्होंने आके सेल के इर्द गिर्द एक फ्रेम बना दिया। ठीक है, अब सेल के जहां से इंजरी हुई थी वहां क्लोट बने। क्लोट किसने बनाए, फिब्रिनोजन जो थी, फिब्रिन वो एक्टिवेट हुई, उसने आके सेल के इर्द गिर्द क्या किया, फ्रेमवर्क बना दिया उसको रिपेयर करने के लिए। ठीक है, फ्रेमवर्क फॉर सेल रिपेयर के इर्द गिर्द क्या, एक क्लॉट का फ्रेम बना दिया उसने ताकि ब्लीडिंग ना हो। द इन्फ्लेमेटरी फेज so involve vascular and cellular response intended to remove any foreign substance and dead and dying tissues. ये इसने क्यों बनाया, इन्फ्लेमेटरी फेज जो थी ये इसलिए इन्वॉल्व हुई ताकि वास्कुलर और सेलुलर रिस्पॉन्सेज जो है इंटेंडेड रिमूव इससे कंटिन्यूस चलते रहे, क्योंकि फौरन से उसके ऊपर ब्लड क्लॉट बन दिया, इसको कंटिन्यू चलाने के लिए जो है वो क्लॉट बन गए। एंड एंट्री एनी फॉरेन सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस मीन के कोई भी बैक्टीरिया जो एंटर हुआ उसको एंट्री होने से बचाया गया। क्लॉट्स क्यों बने, नंबर 1 ब्लीडिंग ना हो, नंबर 2 कोई बैक्टीरिया या वायरसेस उसके अंदर एंटर ना हो, एंड डेड एंड डाइंग टिश्यूज या कोई डेड एंड डाइंग टिश्यू पार्टिकल्स जो है वो ब्लीडिंग पॉइंट जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर एंटर ना हो जाए। ये द ब्लड सप्लाई टू दी वूंड इंक्रीजेस, इस तरीके से ब्लड सप्लाई जो थी वूंड की वो इंक्रीजेस होगी। जो पहले तो डिक्रीज हुआ था जहां पे कट लगा, जहां पे वूंड हुआ था, जहां पे इंजरी हुआ था, उस इंजरी एरिया को फौरन से फिब्रिन ने आके वहां क्लॉटिंग फैक्टर बना दिए, क्लॉटिंग फैक्टर्स का एक फ्रेमवर्क बना दिया ताकि ब्लड जो है स्मूथली जा सके। पहले तो ब्लड डिक्रीज हो गया था ना, अब दोबारा से जब जैसे ही जो वहां ब्लड क्लॉटिंग हुई, ब्लड जो है वेसल जो है रिपेयर एक किस्म की होगी, तो दोबारा से वो ब्लड वेसल जो है वो वूंड इंक्रीज, सप्लाई टू ब्लड सप्लाई जो है वो उस वूंड के लिए इंक्रीज हो गया। ठीक है, ब्रिंगिंग विद इट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स नीडेड इन दी हीलिंग प्रोसेस। और वो हीलिंग प्रोसेस अंदर से तो वो वूंड है ना, ऊपर से फिब्रिन ने जो है वो क्लॉट बना दिए, लेकिन अंदर से वो वूंड है, अंदर से ब्लड सप्लाई उसको मिल रहा है। अब ब्लड सप्लाई के अंदर क्या है, न्यूट्रिएंट्स है और ऑक्सीजन। वो किस लिए है, और वो वूंड हीलिंग में जो है वो जो प्रोसेस चल रहा वूंड हीलिंग का उसके लिए वो हेल्पफुल होंगे। The area appears reddened and edematous as a result. तो इस रिजल्ट में इस टाइम में वो एरिया जो है वो रेड और ओडीमा टाइप आपको वहां से नजर आएगा, स्वेलिंग टाइप ओडीमा एंड रेडिश एरिया नजर आएगा। बेटा समझ आ रही है? अच्छा, इसी इन्फ्लामेटरी फेस में पढ़ा रही थी। इन्फ्लामेटरी फेसेस में उसकी फर्दर 2 फेसेस थी। नंबर 1 जो है ये जो इन्फ्लामेटरी फेसेस की फर्दर 2 थी, 1 हीमोस्टेसिस एंड सेकंड फेगोसाइटोसिस। हीमोस्टेसिस मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या है, these micro जो है फेजिस engulf microorganisms and cellular debris, a process known as phagocytosis। हमारा जो अंदर का इम्यून सिस्टम है उसमें जैसे ही कोई, जैसे मैंने बताया था कि कट डाउन हो गए कोई ब्लड वेसल्स और वूंड पे जो है वूंड हो गया और वहां पे जो है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो गए, जैसे ही हमारे डिफेंस मैकेनिज्म है अंदर, उन्होंने वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अंदर गए उनको जाते ही इनगल्फ कर लिया। ठीक है, या जो है ये आप डेब्रीज पूछोगे, ये सेलुलर जो है डेड, अगर कोई डेड या कोई
एक्टिव जो है ऑर्गेनिजम्स अंदर चले गए, तो हमारे जो अंदर के डिफेंस मैकेनिज्म है मैक्रोफेजेस, उन्होंने फौरन से उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है इनगल्फ कर लिया। दैट इज कॉल्ड मैक्रो फेगोसाइटोसिस। ठीक है जी। फेगोसाइटोसिस मीन अगर कोई बैक्टीरिया या वायरसेस हमारे वुंड में या ब्लड स्ट्रीम में एंटर होते हैं, तो हमारे अंदर के जो मैक्रोफेजिस है वो उनको फौरन इनगल्फ कर जाते हैं, खा जाते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने जो माइक्रोबायोलॉजी में भी पढ़ी हुई, लेकिन मैं आपको वेरी क्लियरली बेटा बता रही हूँ ताकि इन्फेक्शन ना हो। इनगल्फ उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इसलिए किया ताकि इन्फेक्शन ना हो और वुंड जो है वो जल्दी हील हो जाए। हमारी सेकेंड फेज जो है वुंड हीलिंग की, वो है प्रोलिफरेटिव फेज। अब प्रोलिफरेटिव फेज को रीजनरेटिव फेज भी बोलते हैं। वुंड हीलिंग की हमारी सेकेंड फेज है प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज को डीजनरेटिव फेज भी बोलते हैं। The proliferative phase, the second phase is healing extend from 3 or 4 days about जो है डे 21 टू पोस्ट इंजरी। अच्छा, ये प्रोलिफेर जो हमारी पहली इंफ्लेमेटरी फेज थी वो 6 डेज तक होती है, 3 to 6 डेज तक। जैसे ही कोई वुंड हुआ 6 डेज के अंदर अंदर वो स्कार अच्छी तरह बन जाता है, उसके इर्द गिर्द फिब्रिन जो है वो क्लॉट बना देती है इंफ्लेमेटरी फेज में। ठीक है, अब प्रोलिफरेटिव फेज जो है उसके 6 डेज थे। अब ये जो है 4 डेज से लेके 21 डेज जो इंजरी के पोस्ट इंजरी डेज है, उस डेज तक जो है ये रीजनरेट करती है अंदर के सेल को जो जिनको डैमेज हुए थे। ठीक है, आवाज नहीं आ रही। आवाज तो बेटा मैं फुल बोल रही हूँ, मेरा वॉल्यूम फुल है, तो आप अच्छी तरह अगर आप लोगों ने कोई चीज ऑन की हुई है अच्छी तरह से तवज्जो देने की कोशिश करें, मेरी आवाज आएगी। सबके लिखा हुआ है आवाज नहीं आ रही। यस, आप लोगों ने मेरी वर्डिंग लिखी हुई है। स्टूडेंट्स, आर यू विद मी? यस, आई एम आल्सो विद यू स्टूडेंट्स। अच्छा, प्रोलिफरेटिव मीन के डीजनरेटिव फेज है, इसमें सेल्स दोबारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स और वुंड हील हो रहा होता है। ये जो है वो 21 डेज तक, जब तक हीलिंग प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। इसमें कनेक्टिव टिश्यूज और सेल्स जो है वो नए बन रहे होते हैं। ऊपर क्या होता है, ऊपर क्लॉटिंग फैक्टर होता है, अंदर से वुंड कह ले कि कच्चा होता है, वुंड होता है, और उस वुंड को कवर होने में 3, 4, 21 इस तरह डेज अकॉर्डिंग टू वुंड के कितना ज्यादा बड़ा किस टाइप का वुंड है, उसकी स्टेज क्या है, उस उतने डेज लग जाते हैं। ठीक है, अब जो है फिब्रोब्लास्ट जो है कनेक्टिव टिश्यूज को बोलते हैं। इसके अंदर जो है टिश्यू सेल्स जो है उसकी फॉर्मेशन हो रही होती है, विच जो है रीजनरेट इनटू द वुंड स्टार्टिंग अबाउट 24 आवर्स आफ्टर इंजरी बिगेन टू सिंथेसाइज कोलेजन। अच्छा, ये कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर्स को बना रहे होते हैं। अंदर क्या बन रहा होता है, वुंड की जो है रिपेयरिंग ऑफ वुंड हो रही होती है। वुंड जो है वो दोबारा से बन रहा होता है, रीजनरेट हो रहा होता है, इसलिए वहां कनेक्टिव टिश्यूज की मल्टीप्लिकेशन एंड सिंथेसाइज दी कोलेजन फाइबर्स जो है वो बन रहा होता है। वो तकरीबन जो है ये इसको बनने के लिए 24 आवर्स ये जो है प्रोलिफरेटिव होती रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आर यू विद मी? नेक्स्ट जो लास्ट फेज है, अब देखिए मैंने आपको बताया कि इंफ्लेमेटरी फेज, इंफ्लेमेटरी फेज में इमीडिएट आफ्टर जो है वुंड या आफ्टर जो है कट अगर कोई लग जाए तो उसके फौरन बाद से जो है इंफ्लेमेटरी फेज स्टार्ट हुई थी। इंफ्लेमेटरी स्टेज में जो है वो फौरन से फिब्रिन ने क्लॉट बनाए थे। क्लॉट बनने के बाद जो है अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर चला गया तो उसने इनगल्फ कर लिया। उसके बाद जो है उसके ऊपर कवरिंग बना दी जो फिब्रिनोजन ने क्लॉटिंग फैक्टर से क्लॉटिंग। तो जब कवरिंग बन गई अंदर से जो वुंड है उसकी प्रोलिफरेटिंग अब हो रही थी। अब प्रोलिफरेट होते होते उसके 21 डेज जो है हो जाते हैं और उसकी
मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स एंड रिकवरिंग या सिंथेसाइज ऑफ द कोलेजन फाइबर्स। इन चीजों को बनने में कुछ जो है कितने डेज लग जाते हैं, 21 डेज तकरीबन। अब वुंड रिपेयर हो गया इतने डेज में, बट मेच्योरेशन फेज, अब मेच्योर होना वुंड में। मेच्योर कैसे होना? द मेच्योरेशन फेज बिगिन ऑन अबाउट डे 21 एंड कैन एक्सटेंड 1 to 2 years आफ्टर द सर्जरी, आफ्टर द इंजरी और सर्जरी कह लें। अब आपने देखा होगा कि किसी का ऑपरेशन होता है या किसी का वुंड होता है तो वुंड हील हो जाता है, वो वुंड भर जाता है, हील हो जाता है, ठीक है, 21 डेज में। बट वहां जब हाथ लगाया जाए, वहां से पेल्पेट किया जाए या किसी चीज के साथ टच हो जाए तो वो पेन जरूर करता है। उस पेन को ठीक होने के लिए, मेच्योर होने के लिए तकरीबन जो है आफ्टर 21 डेज तक तो वो जो उसकी प्रोलिफरेटिव फेज चल रही थी ना, रीजनरेटिव फेज, अब उसके बाद जो है 1 to 2 years भी लग जाते हैं, मंथ भी लग सकते हैं, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू वुंड है कि कितना बड़ा वुंड है उसको। जैसे जो है सिजेरियन होता है तो सिजेरियन के बाद या लिप्रोटमी होती है तो लिप्रोटमी के बाद कहते हैं जी ये 3 महीने जो है वुंड जो है उसकी मैच्योरेशन होगी। 3 महीने के बाद उसको वेट उठाने के लिए कहते हैं, 3 महीने के बाद उसको सफर करने के लिए कहते हैं, दैट इज द मैच्योरेशन पीरियड ऑफ द वुंड, ठीक है, वुंड हीलिंग। जी बेटा, कुछ बच्चों का है कि लोडिंग नहीं हो रही, ये आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम है। बाकी सारे बच्चों को यस मैम का जो है मैसेज चल रहा है, तो एक आध बच्चा जिसकी लोडिंग नहीं हो रही, वो बच्चा कौन है? ठीक है, वो लोडिंग नहीं हो रही, कोशिश करें कि अपना जो नेटवर्क प्रॉब्लम है उसको सबसाइड करने की। आगे ट्रीटमेंट एंड ड्रग्स, मैं आपको मैनेजमेंट पढ़ा रही हूँ। मैनेजमेंट में बेटा मैंने आपको बताया कि जो टेस्ट कौन से करवाने हैं। टेस्ट के बाद मैंने आपको बताया कि फेसिस ऑफ वुंड रिपेयर के क्या होंगी, कि वुंड को रिपेयर करने में कितना टाइम पीरियड लगता है, उसमें कौन कौन से प्रोसेस और कौन सी फेसिस होंगी। अब हम चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ, कि ट्रीटमेंट्स या ड्रग्स हमने कौन सी देनी है। ट्रीटिंग बेड सोर इज चैलेंजिंग। मैंने आपको हर जो है स्लाइड में बताया कि बेड सोर को ट्रीट करना या मैनेज करना एक चैलेंज होता है, ठीक है, ये जल्दी इसको मैनेज नहीं किया जा सकता, स्पेशली जो है इसकी मैंने स्टेज 3 और स्टेज 4 में बताया था। ओपन वुंड आर स्लो टू heal, and because skin and other tissue have already been damaged or destroyed, healing is never perfect. अब इसमें बताया कि जो स्टेज 3 और 4 होती है, स्टेज 1 और स्टेज 2 जो है उसको भी रिकवर होने में टाइम लगता है। देखिए स्टेज 1 में मैंने बताया था कि एपिडर्मस लेयर जो है वो डैमेज होती है, लेकिन एपिडर्मस लेयर को भी हील होते होते 1 to 4 वीक्स लग जाते हैं, सिर्फ अगर एपिडर्मस जो है स्टेज 1 थी हमारे वुंड की, ठीक है। अब जो अगर स्टेज 1 में 4 वीक्स लग सकते हैं, तो स्टेज 2 में 4 वीक्स से लेके तो 2 वीक्स तक लग सकते हैं। 2 मंथ 3 मंथ स्टेज 2 को ही लग जाते हैं रिपेयर होने में, रिकवर होने में। बट जो स्टेज 3 एंड 4 होती है उसकी रिकवरी के लिए साल भी लग सकते हैं और वो रिकवर नहीं भी हो सकता। उसको रिकवर करने के लिए एक चैलेंज होता है कि इसको हम रिकवर कर भी पाएंगे या नहीं, ठीक है। क्योंकि इसमें ओपन वुंड आर स्लो टू हील, क्यों ओपन वुंड तो ऑलरेडी ही बहुत स्लो हील होता है, एंड बिकॉज स्किन एंड अदर टिश्यू हैव ऑलरेडी बीन डैमेज, वहां के जो है जितने भी मसल्स थे, टिश्यूज थे, वो डैमेज ऑलरेडी डैमेज हो चुके हैं, ठीक है। हीलिंग इज नेवर परफेक्ट, वहां की हीलिंग जो है वो नेवर परफेक्ट होगी। रिक्वायर अ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, इसमें जो है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम चाहिए होती है वुंड, इस वुंड हीलिंग के लिए 3 और 4।
थर्ड और फोर्थ स्टेज जो हमारी वुंड हीलिंग के लिए ना, उसकी मैनेजमेंट के लिए अप्रोचेस नर्सिस, जिसमें नर्सिस भी चाहिए होते हैं, क्योंकि मुझे इतने बड़े वुंड है। इसमें देखो हम मसल्स, इसमें स्किन्स, एपिडर्मस, डर्मस, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स, सेल्स और टेंडन्स, इवन के बोन तक इन्वॉल्व हो चुकी है। अब जितनी चीजें इन्वॉल्व हुई हैं, उस टाइप के सारे डॉक्टर्स की मल्टी डिसिप्लिनरी टीम भी इन्वॉल्व होती है फिर उसको मैनेज करने के लिए, जिसमें क्या होगी, नर्सिस भी होंगी, फिजिशियंस भी होंगे, सोशल वर्कर्स भी होंगे, क्योंकि सोशल वर्कर्स ने जो हेल्प करनी है ना सारी, किसी ने मेडिसिन ला के देनी है, किसी ने बाकी चीजें जो उनको रिक्वायर होंगी, किसी ने उनकी जो है बेड केयर के लिए साथ में हेल्प करनी है। okay? अब फिजिकल थेरापिस्ट, वहां पे जो है फिजिकल थेरापिस्ट, उनकी भी जरूरत होती है, क्योंकि जैसे चीजें हम कनेक्टिव टिश्यूज या मसल्स या टेंडन्स जो है वो डैमेज हुई है और बोन्स को जो है वो डैमेज हुई हैं, तो उन इसलिए जो है फिजियोथेरापिस्ट जो है इनकी भी जरूरत पड़ेगी। यूरोलॉजिस्ट, अब यूरोलॉजिस्ट एंड गैस्ट्रोन्ट्रोलॉजिस्ट, अब जितने भी सिस्टम इन्वॉल्व हुए थे, अब यूरोलॉजिस्ट मैंने बताया था कि यूरिनरी सिस्टम इन्वॉल्व हुआ तो यूरोलॉजिस्ट की भी जरूरत पड़ेगी। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो है पूरा सिस्टम इन्वॉल्व होगा, ये सिस्टम भी इन्वॉल्व होगा, न्यूरोसर्जन भी उसके साथ भी इन्वॉल्व होगा, ऑर्थोपेडिक भी, क्योंकि बोन का मसला है और इसलिए ऑर्थोपेडिक सर्जन को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, एंड प्लास्टिक सर्जन, और जो स्किन ग्राफ्टिंग करेगा, स्किन मैनेजमेंट करेगा, उसके लिए प्लास्टिक सर्जन की भी जरूरत पड़ेगी। जी, ट्रीटमेंट एंड ऑब्जेक्टिव ट्रीटमेंट क्या करनी होगी। सबसे पहले तो हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, जब मैंने आप लोगों को असेसमेंट बताई थी, नर्सिंग केयर प्लान बनाना बताया था, तो उसमें सबसे पहले मैंने असेसमेंट बताई थी। सबसे पहले तो अब क्या करना होगा पेशेंट की मैनेजमेंट के लिए, आइडेंटिफिकेशन उसकी प्रॉब्लम्स की, कि प्रॉब्लम उसको क्या है, उसकी असेसमेंट कर देंगे। ठीक है, अब असेसमेंट मैंने आपको बहुत लंबा चौड़ा पढ़ाया हुआ कि असेसमेंट कैसे करनी है। यहाँ पे जो है उसकी असेसमेंट करने के लिए देखना है कि उसके कौन कौन से जो है स्किन की लेयर्स या उसके टिश्यूज या मसल्स, ठीक है, बोन्स कहाँ तक डैमेज हुए, ये सारी चीजों को असेस करना। फिर साथ में ये भी देखना है कि वहाँ जो है वुंड नॉर्मली है या वुंड की डिब्राइडमेंट करने वाली है, या वुंड जो है वो इन्फेक्टेड है और उसका साइज क्या है। साइज भी मैंने बताया था कि उसका पिट कितना बड़ा है, उसकी डेप्थ कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, साइज में उसकी वेट कितनी है। ये सारी चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी है, और इस प्रॉब्लम को देखने के बाद फिर वुंड को क्या करना होगा, डिब्राइडमेंट ऑफ दी नेक्रोटिक टिश्यूज। अब डिब्राइडमेंट जो है उसको जो है कट डाउन करते हैं नेक्रोटिक टिश्यूज। वुंड जब खराब होता है, वुंड जब इन्फेक्टेड होता है, तो बिकॉज वुंड बेटा जब इन्फेक्टेड होता है तो क्या होता है, वहां पे निक्रोटिक टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज जो है वो डैमेज होते हैं, डैमेज होने के बाद डेड हो जाते हैं। अब उन डेड टिश्यूज को, जो पस फॉर्मेशन है, इन्फेक्शन है, उसको साफ करने और कट डाउन करने का नाम डिब्राइडमेंट है। ये प्रोसीजर जो है डिब्राइडमेंट, ऑपरेशन थिएटर में ले जाके डिब्राइडमेंट की जाती है। इसमें जो है एक्स्ट्रा जो है टिश्यू, डेड टिश्यू है, उनको कट डाउन कर दिया जाता है डिब्राइडमेंट, और जो पस होती है उसको वॉश कर दिया जाता है। ठीक है, आगे वॉश कैसे किया जाता है मेरी नेक्स्ट स्लाइड में वेरी क्लियरली बताया है, उस पर मैं और भी आपको क्लियर कर दूंगी कि इस वुंड को वॉश कैसे करना है। ठीक है, यहाँ मैं आपको बता रही हूँ डिब्राइडमेंट ऑफ नेक्रोटिक टिश्यूज। जो डेड टिश्यूज है उनको कट करना है, और पस जो है उसको वॉश करना है खुले पानी से, एंटीसेप्टिक जो है, जैसे नॉर्मल सेलाइन ले लिया। ठीक है, नॉर्मल सेलाइन से खुला जो है उसके ऊपर प्रेशर डाल के उस एरिया को साफ और कट डाउन कर देना। माइस्ट वुंड केयर विदाउट मैसिरेशन। ठीक है,
अब विदाउट मैसिरेशन जो है उस वुंड इसको विदाउट टचिंग, विदाउट मैसिरेशन, विदाउट टचिंग, विदाउट कटिंग जो है उसको मॉइस्ट भी रखना है। जब तक वुंड को पहले जब देखें, जब हमने वुंड के ऊपर ड्रेसिंग की हुई है या हमारा वुंड ओपन है, तो उस वुंड को जब हम अंदर से हाथ डाल के साफ करना होता है, अंदर से इंस्ट्रूमेंट डाल के साफ करना होता है। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट के साथ वो उसको पकड़ना एंड कट करना होता है, और हैंड के ऊपर ग्लव्स होते हैं, और जो है एसेप्टिक टेक्निक के साथ हम हैंड के साथ वॉश कर रहे होते हैं उस वुंड को। ठीक है, हैंड्स के साथ वुंड को अंदर हाथ डाल के उस पीठ के अंदर जो बड़ा सारा वुंड था, इस तरह से हम उसको साफ कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जब उसको साफ करेंगे, जो उसके ड्राई हो गया ना वुंड, अब एक दिन पहले हमने उसको उसकी ड्रेसिंग की थी तो वुंड ड्राई हो गया, सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, मॉइस्ट करेंगे। ठीक है, मॉइस्ट करने के लिए या तो हम उसके ऊपर नॉर्मल सेलाइन डाल देंगे, या हम कोई जो है जैसे लिक्विड पैराफिन हो गई, या कोई जेली लाइक चीज जिससे वुंड जो है मॉइस्ट नरम हो जाए, और जब हम उसको कट डाउन करें, जब हम उसको साफ करें, तो उसके स्कारिंग ना हो, पेशेंट को पेन कम हो। ठीक है, मॉइस्ट वुंड केयर विदाउट मैसिरेशन, मैसिरेशन मीन जिसमें पेशेंट को पेन ना हो, जिसमें हमने कटिंग नहीं करनी, जिसमें हमने जो है सिर्फ प्रेशर से, जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल सेलाइन ट्रिप होती है 1000 ml की, उसको उसपे हम जो है एक होल कर देते हैं, उस पर कट लगा के उसकी टिप पे, तो उसका प्रेशर डालते हैं। उस प्रेशर से क्या होता है, एक तो वुंड मॉइस्ट हो जाता है, दूसरा उसमें जो पस टाइप जो भी चीज होती है वो उस प्रेशर से साफ हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आर यू विद मी? कंट्रोल ऑफ इंफेक्शन, जी, कंट्रोल ऑफ इंफेक्शन, इंफेक्शन का कंट्रोल क्या करना, हमने उस वुंड को कवर करना, एसेप्टिक टेक्निक यूज करनी है। एसेप्टिक ठीक है, ओके स्टूडेंट, यू आर विद मी, थैंक यू। मैं आपको बता रही थी कि जो है कंट्रोल ऑफ इंफेक्शन कैसे करना। अब खुला वुंड है, खुला वुंड को अगर हम बिल्कुल ओपन रखेंगे तो जाहिर इन्फेक्शन होगा। एक तो जब हमने उस वुंड को साफ करना, उस वुंड की ड्रेसिंग करनी है या उस वुंड की पैकिंग करनी है, तो बेटा उसको एसेप्टिक टेक्निक यूज करनी है। हमारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्टरलाइज हो, जो हमने गाज पीस या उसके लिए जो बैंडेजेस यूज करनी है वो स्टरलाइज हो, हमारे हाथ बिल्कुल स्टरलाइज हो, जो हमने ग्लव्स पहने वो स्टरलाइज हो, जिन इंस्ट्रूमेंट के साथ हमने इंस्ट्रूमेंट उठा के देने होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट भी स्टरलाइज हो। इस तरह के ये इस सारी टेक्निक्स को जिसमें कहीं भी जो है बैक्टीरिया या वायरसेस लगने का खतरा ना हो, उसको एसेप्टिक टेक्निक्स बोलते हैं। ठीक है, एसेप्टिक टेक्निक यूज करेंगे और वुंड को कवर करेंगे। समटाइम जो है वुंड को ओपन रखना होता है। अगर वुंड को ओपन भी रखना होता है तो जैसे नेट लाइक जो है वो उसके ऊपर बैंडेज या कोई ड्रेसिंग इस जो है टाइप की, जैसे गॉज पीस, उसके ऊपर उसकी कवरिंग, वुंड तो ओपन रखना होता है। ठीक है, कुछ वुंड जिनकी पैकिंग करनी होती है, कुछ वुंड जिनकी ड्रेसिंग करनी होती है, कुछ वुंड जिनको ओपन भी रखना होता है। अगर ओपन रखना है तो उसको गाज पीस या बैंडेज के साथ ऊपर से कवर करना है। गाज पीस, आपको गाज पीस का पता होता है कि पता होगा कि बैंडेज लाइक एक पीस होता है जो नेट लाइक होता है, उसके में से एयर जाती है ताकि वुंड जो है उसको एयर मिलती रहे और वुंड जल्दी से जल्दी हील हो सके, और वो कंट्रोल ऑफ इंफेक्शन, इसको बोलते हैं कंट्रोल ऑफ इंफेक्शन मैनेजमेंट। अच्छा, अब जब पेशेंट का इतना बड़ा वुंड होगा तो उसको पेन भी होगी, जब पेन होगी तो उसको पेन को भी हमने मैनेज करना साथ साथ और अकॉर्डिंगली। ठीक है, कोई ना कोई उसको पेन किलर देना होगा। अच्छा, पेन किलर देने के लिए पेन मैनेजमेंट आगे मैं पढ़ाने वाली हूँ, तो उसमें बताऊंगी कि पेन किलर जैसे आइबुप्रोफेन दे दी, ब्रूफन दे दी, पेन जो है अकॉर्डिंगली कि पेन कितनी हो रही है पेशेंट को।
अगर तो थोड़ी कम हो रही है तो हम उसको पेनाडाल या पैरास्टामोल भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर इसके लिए चॉइस ऑफ दिस दैट पेन जो है इसके लिए जरूरी होती है, क्योंकि ब्रूफन के 2 फंक्शन होते हैं, एक तो ये पेन किलर भी है और दूसरी ये एंटी इंफ्लामेटरी भी है, इन्फ्लामेशन को भी कम कर देगी। नहीं, यस यस के मैसेजेस आ रहे हैं। नहीं अच्छा अच्छा। अभी जो है मेरा टाइम जो है काफी हो गया, ब्रेक भी देते हैं ना स्टूडेंट्स को। ये एक पॉइंट है वो करके तो मैं ब्रेक दूंगी। मेरे में स्टेमिना काफी अच्छा है बोलने का। जी बेटा, पेन मैनेजमेंट भी होगी आगे, प्रेशर रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ऑफ लोडिंग ऑफ द प्रेशर, जो लोड है पेशेंट का प्रेशर वहां कौन सा है, पेशेंट का प्रेशर है ना, पेशेंट के जो है पेशेंट का जितना वेट होगा वही उसका प्रेशर है, वही उस वुंड के ऊपर पड़ रहा है, उसको हमने कैसे ऑफलोडिंग करनी है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी करनी है। जी मेरी आवाज आ रही, अब आ रही होगी मेरी आवाज आप लोगों को, ठीक है। प्रेशर रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना, ऑफलोडिंग ऑफ प्रेशर कैसे करना है, मैंने आपको बताया था कि पेशेंट की साइड देनी है, ठीक है, पेशेंट को साइड देना है। और नंबर सेकंड, अगर हमारा कोई ऐसा पेशेंट है जिसको हमने सीधा लटाना है, जिसको हमने स्पाइन पोजीशन में लिटाना है या प्रोन पोजीशन उसकी रखनी है, तो उसका ऑफलोडिंग कैसे करना, उसका जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रेशर कैसे करना होगा, उसकी कुशन रखते हैं नीचे, उसके लिए प्रेशर कुशन, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। उसके लिए कुशन रखते हैं एयर कुशन। मेरी नेक्स्ट स्लाइड में कुशंस दिखाए हुए हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाती हूँ, जिस तरह मैंने आपको बताया भी था, एक एग्जांपल दी थी, जैसे हमारे पिलोज होते हैं, ठीक है, पिलोज कह लें, जो हमने सोफा के ऊपर रखे होते हैं कुशन, ठीक है, जस्ट लाइक दैट कुशन होते हैं, उसमें एयर होती है, ठीक है, एयर भर देते हैं। और उसके अंदर जैसे एक टायर की भी मैंने एग्जांपल दी थी कि जिस तरह से जो है बाइक के अंदर एक टायर होता है, उसकी ट्यूब में हवा भर दे, दैट लाइक एक कुशन होता है, उसको वुंड के ऊपर रख देते हैं, वुंड और उस जो है प्रेशर को वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, सारा लोड जो है वो किसके पे चला जाता है, उस कुशन के ऊपर, ठीक हो गया। चॉइस ऑफ द वुंड केयर product is individual, prefer as long as above objectives met। अच्छा, अब ये जो है यहाँ बताया गया है चॉइस ऑफ द वुंड केयर। अब वुंड किस टाइप का है, ठीक है, प्रोडक्ट हर इंडिविजुअल जो है, एवरी इंडिविजुअल जो है वो उसके लिए जो है प्रेफरेंस होगी एज लॉन्ग अबव ऑब्जेक्टिव मेट, कि उसके लिए कौन से हमने ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, उसके लिए कौन सा हमने प्लान बनाना है, उसके कहाँ पे वुंड है, ठीक है, किस टाइप का वुंड है, एवरी इंडिविजुअल के जो है किसी जो है एक दूसरे के मुख्तलिफ किस्म का वुंड होगा, इसलिए चॉइस ऑफ द वुंड के अकॉर्डिंगली जो है हमने अपने जो है प्लान को सेट करना कि हमने इसको कैसे मैनेज करना है। स्टूडेंट्स अब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट को जो है 15 मिनट आप ब्रेक ले, 15 मिनट ब्रेक के बाद आप वापस आएंगे। अभी मेरे पास जो टाइम हुआ है, टाइम क्या हुआ, मुझे टाइम शो ही नहीं हो रहा जी, 12 हुए, 15 मिनट के बाद टाइम क्या होगा जी, 20 जी, बच्चों 20 मिनट के बाद आप आ जाना, ठीक है, 12:20 पे आप जहां हो, 12:20 पे ठीक है बेटा, आप लॉग आउट ना करें अपने अपने सिस्टम को, सिर्फ ब्रेक ले ले 15 मिनट की, 12 लोग वापिस आओ, मैं भी पानी
पानी पी लूं, 15 मिनट की ब्रेक ले लूं, फिर उसके बाद हम इस लेक्चर को कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, 15 मिनट के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज। कम बैक आफ्टर 15 मिनट। ओके, ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। मैं यही बैठी रहती हूँ ताकि उनको मैं नजर आती हूँ। क्या कह रही है? ये कौन कह रही है? अलीसा। अलीसा शो कह रही है मॉर्निंग शो लग रहा है। आपके लेक्चर के मॉर्निंग शो में आपको सिर्फ पढ़ाया जाता है। जो टीवी पे मॉर्निंग शो लगता है उसमें और चीजें भी दिखाई जाती है, यहाँ सिर्फ आपको पढ़ने के लिए स्लाइड्स दिखाई जाती है। स्टूडेंट्स भाग गए। मैं एक बिस्किट खा चाहती हूँ। अब मेरे पास 2 बिस्किट है। अभी जा रहा है, सारी इसी पे लगे। अभी भी देख रहे हैं ना, अभी भी दो कार्य है। ऐसी चीजें ना सामने विशाल नहीं चाहिए, ऐसी चीजें ना परमिशन टीम भी है ना वो ब्रॉडकास्ट करनी चाहिए, क्योंकि हमारे देखा कि हमारे बच्चों को प्लीज इतना तो पता है कि हमारे आवाज क्या है। और ये असल में तो वो कर रहे हैं ना, क्या नाम है, वो अपनी निगरानी करवा रहे हैं, सारी शूटिंग हो रही है। सर क्या है इसको और कार्लोस को मैंने देखा थोड़ा सा मुझे तो बताओ इसमें नजारा मुझको पता नहीं होता कि ये क्या है। हम बस अच्छा मुझे पता नहीं है देखिए इसमें समझ नहीं आता।
मुझे नहीं पता होता कि यही मैं इसलिए ना इंतजार कर रहा हूँ। मैं उसके पास कर गया, मैं कह यार इस बंदे को कब मार ये अपने यार मैं भी यही वेट कर रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है। फिर आज पाए मेरे पास जगह हो गया था, मैंने क्या मेरे पास गया होता ना 6 एपिसोड पास गया होता तो वो काफी वही है, वापस उसकी परेशानी नहीं हुई। मैं मीटिंग पे वापस मैं सारी उस्मान है उसका बेटा उस्मान है सर मेरा माशा है समझ का आप बोले डबल का नहीं है एक दो एक समय में क्या बात दो नहीं आ हम भी इसे नहीं लेकर काम करते हैं साथ स्टार्ट करेंगे वैसे हमने दोनों भी किया हुआ है हम लोग ऐसे लैपटॉप पे देखता है फाइल होता है देखता है अभी ये मसला हुआ है आज भी होगा उमरा भी होगा आज का भी तो ला उसकी वो जो कर रहा है ना वो चीज है उन चीजों की वजह से ना उसमें सारे मौके को बदनाम कर दिए लोगों की हर वक्त की माइंड में किया गया सारे लोग ऐसे तो जो भी टिकटॉकर या जो भी सेलिब्रिटी को कैमरे में जाती है उसके साथ उसका शो होता है किस बंदे का अपना मुफ्ती अब्दुल किसका मुफ्ती अब्दुल अच्छा उसका वो मेरे दीपन उसके साथ रीचा के साथ बैठा हुआ है उसके हरीम शाह तो सबके साथ टिकटॉक बनाती है और अब एक न्यू आजकल अब ये आ रहा है कि वो ये रमजान जो है वो गेमों से करेगी जियो का यही है पर उसने ट्वीट किया आपने आपको सही नहीं दिखाया ये है उसकी लड़की के अंदर टैलेंट है वो हम मानते हैं टैलेंट है तो उसके असल में ना तालीम की ये जितनी भी ना वो ये जो इस्लामी की इंस्टीट्यूशन से और ये जो इस्लामी जितने इंस्टीट्यूशन होते हैं ना ये लोग बहुत अच्छा होते हैं ये स्किल्स होती है ये जो जमीयत होती है ना ये मान लो स्टार्ट किया था और जमीयत वाली बहुत अच्छा उसका इंटरव्यू था मैंने सारा कुछ यूट्यूब पे तो उसकी बड़ी इंटरेस्ट थी वो असल में ना मतलब कि 11 महीने आप नाम आपके वही बात है कि उनमें ड्रामे करते हैं उन्होंने हाँ और एक दिन आप आपके अल्लाह से माफी यानी कि वो भी बेसिकली इनका बिजनेस है ये होता है मेरे यहाँ मुझे आप जो तो पता नहीं किसने बता दिया स्कॉलर का है वो बाकी कोई नहीं वैसे वो बहुत बढ़िया है आगे सारी पार्टी ने एक वो जो इंसान होता है ना खास वो तो वैसे ही कर दिया स्टूडेंट्स में यहाँ आपका सिग्नेचर मैं मुझे ना बातें का कर उसने ठीक कर रहा था कुरान और हदीस से ही बात कर रहा था वो तो बहुत ही कर जो था जिसको रहमान ने
असल में ना ये हमारी हमने तो जब डिस्कस रखना है कि जब गवर्नमेंट को बोली गई कैसे ये बेटा अपनी स्लाइड दे आज मुझे इतना अभी टेंस में दे दो इसमें मैडम आता है क्लास में 10 मिनट इसमें आप सारे क्लास में 10 मिनट 10 मिनट चालू अगर मैं ब्रेक भी तो किसी पूरी घंटा लेते हैं समझो कि बच्चे के सारे हाँ जी मैं आगे पेज पे भी अभी नहीं है बात नहीं बस वो से ना वो दिन में ना आगे लगा ना कोई ना हो गया लोगों के ऐसे बोलो करता है बड़ा वो रास्ता प्रोसेसर अभी अप्रूव किया है केवल मैनेजर की प्रोडक्ट को यूज सभी छोटा भी खाली है जब टाउन की बात है 5-6 साल और मेरे नाना भी बताते हैं कि बहुत छोटा था उस टाइम लेकिन हमारे भी बड़े लोग उन्हें तो बड़ा सामने कोई ना कोई जनारा ऐसा लगे तो हम बात ही कितनी बात 4-5 लोग पाकिस्तान बनने से पहले हाँ पाकिस्तान बनने के इंडिया की बात कुछ वक्त कहते हैं हमारे एरिया की जो बात थी मतलब वो अगर आपसे उसका कंपैरिजन किया तो आप 5% भी नहीं, लेकिन फिर भी इतने बात हो तो उन दिनों 4-5 साल तक ये मसला रहा था और 4-5 साल तक नहीं हो सकता क्योंकि वो भी मेरे दादा की जो गाड़ी है मेरे दादा हाँ उन्होंने ये दौड़ की मारने हाँ पूरा कहते हैं कि इतने ये मुझे हालात थे कि हम समझ नहीं आती कि यार किसके पास जाए तो इतनी जगह किसी कहते हैं गाँव में इतने बड़े घरों में छोटे भी लेकिन वो ये था कि मतलब पूरी इससे इस तरह टच करने से वो मुझे हम कवि का जो था ना स्टैंड वो ये कह रहा था कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैयद इसमें मौजूद है कि अगर मौत का खतरा हो जंग का खतरा हो जाए और तीसरी चीज है कि अगर बारिश हो तो अपने घरों में आप नमाज ना करो आपको दिमाग का ही सवाल है और ये फर्ज नमाजों के बारे में इत्तेफाक है और कलाबी वो तो फर्ज है ही वो वाजिब भी नहीं है वो तो यानी कि पढ़ सकते हैं अगर आपका है तो पढ़ ले वो यानी कि वो उसने उसका अपनी वालिदा उसकी रिप्लेसमेंट है यानी क्या से जो हम जो फर्स्ट वाले रह जाती हैं उनकी रिप्लेसमेंट कर देते हैं जैसे बेसिकली इसको शबे वो शब की बात है ना जैसे तहज्जुद की जगह पे ये पड़ी जाती है फिर आप तहज्जुद को यानी कि जगह पे क़यामुल लैल आप एंड फिर मास्टर स्टार्ट करो जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स 15 मिनट की ब्रेक खत्म हो गई है वापस आए हो कि नहीं मुझे मैसेज करो डियर स्टूडेंट्स आर यू विद मी कोई स्टूडेंट नहीं है भाग गए यहाँ है कितने यहाँ पे एक्टिव सारे ही हैं स्टूडेंट्स आर यू विद मी यस हाँ ओके हाँ जी मैं अपना स्टार्ट कर रही हूँ दोबारा लेक्चर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे मैंने छोड़ा था ठीक है मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ आज स्किन मैनेजमेंट ठीक है कि बेड सोर की स्किन मैनेजमेंट कैसे करते हैं इसमें जो है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट मैं आपको पढ़ा रही हूँ ऑल्दो इट मे टेक सम टाइम जी बच्चों लेक्चर स्टार्ट हो गया
इस लेक्चर में मैं आपको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट बता रही हूँ कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट क्या होती है, ऑल्दो इट में टेक सम टाइम, मोस्ट स्टेज 1 एंड स्टेज 2 सोर्स। ये मोस्टली जो है स्टेज 1 और स्टेज 2 में यूज होती है। will heal within weeks with conservative management या मेजरमेंट। ये क्योंकि मैंने बताया था कि स्टेज 1 और स्टेज 2 के जो वूंड होते हैं वो उनको 4 वीक भी लगते, मिनिमम जो है स्टेज 1 उसको 2 वीक लगते हैं, 2 से 4 वीक, और स्टेज 2 को जो है वो 4 से 8 वीक भी, मिनिमम 2 वीक्स लग जाते हैं इन स्टेजेस को हील होने में। तो इस पे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही दी जाती है। 1 मिनट सर। जी बेटा, जी बेटा, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट। जी मैंने बताया कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट होती है कि एक स्पेसिफिक चीज की जो है वो ट्रीटमेंट नहीं होती। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के अगर पेन हो रही है तो पेन दे, किलर दे दे, ठीक है। अगर उसको जो इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन की मेडिसिन दे दें, ठीक है। अगर कुछ और उसको जो है करने वाला, बैंडेज करने वाली है तो बैंडेज कर दे, इस टाइप की मेडिसिन, ठीक है। अब जो स्टेज 1 है इसमें कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं होती, इसलिए इसको सिर्फ मसाज करना होता है और प्रेशर को जो है रीडिस्ट्रीब्यूट करना होता है, और उस एरिया को जो है साइड दे देते हैं पेशेंट को, या कुशन, जिस तरह मैंने बताया था कि जिस टाइप का वुंड है उसी टाइप से आप लोगों ने उसका प्रेशर रीडिस्ट्रीब्यूट करना है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में। अगर पेशेंट को पेन हो रही है तो उसको पेन किलर दे देना है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। पेन हो रही है तो पेन किलर दे देना है। और अगर पेशेंट को मसाज करना है, मसाज तो लाजमी करना। और टाइप 1 और टाइप 2 का जो अल्सर होता है, सोर्स होते हैं, इनको सिर्फ नॉर्मल सेलाइन, ठीक है, नॉर्मल सेलाइन से वॉश करते हैं, ड्राई करते हैं और उसको जो है मसाज करते हैं, ठीक हो गया। But stage 3 and stage 4, which are less likely to resolve on their own, may require surgery. Stage 3 और stage 4 के तो उनके मसल्स, टिश्यूज जो है, टेंडन सारी जो है डैमेज हो चुकी हैं, इसलिए वो तो हील होनी नहीं है विदाउट सर्जरी। अब मैंने बताया था कि इन जो है लास्ट वाली टू जो है स्टेजेस, हमारी लास्ट 2 मीन 3 और 4 स्टेज, उनको मैनेज करने के लिए हमें मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब मल्टी डिसिप्लिनरी टीम वो अपने अपने ओपिनियन देंगे, स्किन ग्राफ्टिंग करनी या नहीं करनी, टेंडन या कोई मसल्स का मसला है, न्यूरोसर्जन उसमें इन्वॉल्व होगा, ठीक है, उसमें नर्सिस इन्वॉल्व होंगे। अगर बोन का मसला है तो ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है वो इन्वॉल्व होगा। इस तरह से मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जो है वो हमारे साथ होगी इसको मैनेज करने के लिए टाइप स्टेज 3 एंड स्टेज 4 की वूंड को। जी, चेंजिंग पोजीशन ऑफन, पोजीशन मैंने जैसे बताया आप लोगों को कि पेशेंट की पोजीशन चेंज करना होती है। वेट को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करना है, पोजीशन चेंज करनी। केयरफुली फॉलो द शेड्यूल या स्केड्यूल ऑफ द टर्निंग एंड रीपोजिशनिंग, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली एवरी 15 मिनट इफ अ व्हीलचेयर एंड एटलीस्ट once every 2 hours when it bed। अगर पेशेंट बेड पे है तो 2 आवर्स उसकी पोजीशन चेंज करनी है। अगर पेशेंट व्हील चेयर पे या लॉन्ग चेयर के ऊपर है तो एवरी 15 मिनट के बाद पेशेंट की पोजीशन चेंज कर देनी है। Only 30 students are online। उन्हीं का टाइम वेस्ट होगा बच्चों। जो मेरा तो जितनी मैंने ब्रेक दी थी उसके बाद मैंने अपना लेक्चर स्टार्ट कर लिया। अब जो ऑफलाइन है उन्हीं का टाइम वेस्ट हो रहा है। ये लेक्चर दोबारा डिलीवर नहीं किए जाएंगे, वो सबको बताया हुआ है, ठीक है।
वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अगर ऑफलाइन हो गए। अब मैं चेंजिंग पोजीशन का बता रही हूँ कि जब पेशेंट बेड पे होता है तो उसके बेड सोर के प्रेशर को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बेड से एवरी 2 आवर्स के बाद उसकी पोजीशन चेंज की जाती है। अगर वो चेयर पे होता है तो एवरी 15 मिनट के बाद उसकी पोजीशन चेंज की जाती है। If unable to change position on, a family members or other caregiver must be able to help. ठीक है, अगर वो अपने आप खुद से पोजीशन नहीं चेंज कर सकता तो उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए केयर गिवर्स जो उसके साथ मौजूद हैं वो उसकी पोजीशन को चेंज करने में उसकी हेल्प करेंगे। Using support services, these are special cushions, pads, mattress and beds that relieve pressure on an existing source and help protect vulnerable areas from further breakdown। ठीक है, अब जो है यूजिंग स्पोर्ट सर्विसेज पे आपको रिपीटेडली हर जो है स्लाइड में बताती जा रही हूँ। वो हमारी स्पोर्ट सर्विसेज क्या होंगी? कुशंस होंगे, पैड्स होंगे, मैट्रेसेस होंगे, बेड्स होंगे, प्रेशर मैट्रेसेस होंगे जो एयर वाले, ठीक है, जिस तरह मैं बता रही हूँ। सोर्स हेल्प प्रोटेक्ट, ये क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे जो वल्नरेबल एरिया फ्रॉम फर्दर ब्रेकडाउन, जो एरिया जो है अभी कंप्रोमाइज है, वल्नरेबल है, जो जिसको खतरा है कि इसको हो जाएगा, वल्नरेबल भी, ठीक है, कि उस एरिया को भी वो बचाते हैं और जहां पे वूंड है वहां उनका होल जो है कुशंस का वहां रख दिया जाता है ताकि वूंड डायरेक्ट बेड या चेयर के साथ टच ना करे। जी बेटा, तब से मैं आपको बता रही थी कि मैट्रेस की टाइप्स होती हैं। मैट्रेस जो है वो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होते हैं। ये आपको सारी टाइप्स मैट्रेसेस की भी दिखाई है। मेरी अगली स्लाइड में जो है वो आपको कुशंस की टाइप्स मैंने वहां दिखाई हुई है। ये देखिए, ये मैट्रेस जो है इसमें एयर है, सारे मैट्रेस जो है इनमें एयर में, ये टू मच कॉस्टली होते हैं, ये टू मच कॉस्टली होते हैं, ठीक है। अब अगर पेशेंट ने मैंने आपको बताया था कि बेड सोर क्यों बनती है, फिर ये नेग्लिजेंसीज की वजह से बनते हैं। अगर पेशेंट को निग्लेक्ट किया गया है, उसको साइट नहीं दी, उसको मैनेज नहीं किया, टाइप 1 में टाइप 2 में ही मैनेज नहीं किया गया, या टाइप 2 से भी पहले उसकी प्रिवेंटिव मेजर उसको नहीं दी गई तो सोर होता है, ठीक है। अब उस सोर के लिए कितना ये कॉस्टली है इसको हील करना, कि ये मैट्रेस की जो प्राइस है ये 3 लाख से अबव जो है ये होती है, 3-4 लाख का ये एक मैट्रेस मिलता है। अब हर बंदा जो हर किसी की अप्रोच तक तो नहीं है, ना ही कोई इतने लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो सकता है कि बंदा कहे कि हॉस्पिटल में चले जाए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी ये चीजें अवेलेबल नहीं है, मोस्टली ये चीजें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कहीं ये चीजें अवेलेबल होंगी भी तो वो माइनर सी होंगी, लेकिन हमारे कंट्री में आपको पता कि पेशेंट की रेशो क्यों इतनी ज्यादा है, तो वो उनको इतनी रेशो पेशेंट की के साथ 2-3 मैट्रेस अगर होंगे भी तो वो उनकी जो है रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं साथ साथ आप लोगों को कह रही हूँ, बीइंग अ नर्स, आप लोगों ने कभी भी पेशेंट को बेड सोर नहीं होने देना। अच्छा, कुशंस की बात मैं कर रही हूँ, 3 दिन हो गया मुझे ये लेक्चर देते हुए। ये कुशंस है, ठीक है। अब ये कुशंस है बेटा, ये कुशंस जब बेड के सोर्स जहां होगा वहां रखेंगे तो वूंड इसमें आ जाएगा, सारा प्रेशर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। और जो उसका एरिया वल्नरेबल होगा वहां पे ये आ जाएगा। इसमें भी एयर है, ठीक है, इसमें भी एयर है, तो वो काफी उस पेशेंट को फायदा होगा कि उसके लिए जो है ये जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन से उसकी वूंड हीलिंग भी अच्छी हो जाएगी यहाँ से, ठीक है, और उसका जो साथ वाला एरिया वो भी सेफ रहेगा यहाँ से, ठीक हो गया। और ये दूसरा हमारा क्वेश्चन ये है, ये अगर क्वेश्चन पेशेंट के कहीं भी उसके वूंड है या वूंड नहीं भी है, रिस्क फैक्टर्स में है कि यहाँ पे वूंड हो जाएगा, ठीक है,
तो वहां पे ये वाले क्वेश्चन रख देते हैं। ये वाले क्वेश्चन जो है, या इन होल्स के अंदर से पेशेंट को जो है एयर मिलेगी। जब एयर मिलेगी तो ब्लड सर्कुलेशन उसकी नॉर्मल होगी, और इसके अंदर से दो चीजें होंगी, एक तो उसकी प्रेशर जो है वो रिलीज हो जाएगा, और यहाँ से उनको एयर्स भी मिलेगी। जब एयर मिलेगी तो ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होगा। इसी तरह से मेरी जो है पिछली स्लाइड में जो मैंने दिखाया आपको जी, ये मैट्रिक्स जो है इनमें से भी एयर जाती है। पेशेंट इसके ऊपर जब लेटेगा तो ये जो ब्लॉक्स बने हुए, ब्लॉक्स लाइक, इनके अंदर से जो है पेशेंट को एयर मिलेगी, और जो वेट है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसकी वजह से वुंड हीलिंग में काफी हेल्प मिलती है। ये जो आपको मैट्रिसेस नजर आ रहे हैं, इनके अंदर भी लाइनिंग है। ये जो लाइनिंग है, इसी तरह ये व्हाइट एरिया में लाइनिंग है, और ये एरिया जो है ये सारा वेट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और दूसरी चीज एयर देगा। ये सारी टाइप मैंने आपको मैट्रिसेस की दिखाई और एयर कुशंस की दिखाई। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्लींजिंग। इट्स एसेंशियल टू कीप वुंड क्लीन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। इसकी मैंने जो है एक मेरी लास्ट के ही स्लाइड में भी मैंने बताया था कि वुंड को क्लीन रखते हैं। स्टेज 1 wound can be gently washed with water and mild soap. जो स्टेज 1 का वुंड है उसमें उसको हम जो है सेफ वाटर, क्लीन वाटर से भी साफ कर सकते हैं, और लाइट से सोप के साथ भी। ठीक है, नॉर्मल सेलाइन मैंने कहा था, नॉर्मल सेलाइन के साथ भी साफ कर सकते हैं उसको। कोई एंटीसेप्टिक लोशन आपको लगाने की जरूरत नहीं है, कोई मेडिकेशन देने की वहां जरूरत नहीं है। बट ओपन सोर्स should be clean with a salt water. अब सॉल्ट वाटर के लिए मैं बार बार आपको नॉर्मल सेलाइन की बात करेंगे। ठीक है, नॉर्मल सेलाइन 1000 ml की ड्रिप होती है, जो जिसमें सेलाइन ही होता है, सॉल्ट वाटर ही होता है, वो स्टरलाइज्ड वाटर होता है। वो पेशेंट को आईवी भी देते हैं। ठीक है, और पेशेंट के लिए ये वुंड वॉश करने के लिए भी इफेक्टिव है। ठीक है, अब जो है सेलाइन सोल्यूशन, ईच टाइम दी ड्रेसिंग इज चेंज। एवरी डे जो है वो ड्रेसिंग को चेंज करना होता है, हर रोज ड्रेसिंग को चेंज करना, वॉश करना। अवॉइड एंटीसेप्टिक सच एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड आयोडीन, पायोडीन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अच्छा, ये समटाइम कुछ डॉक्टर्स की चॉइस पे भी है। ठीक है, जब वुंड इतना गहरा वुंड हो जाता है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड समटाइम उसको जो है मैंने बताया था कि उसकी डिब्राइडमेंट के लिए भी यूज होता है। ये वैसे यूज नहीं करते, समटाइम इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वुंड डिब्राइडमेंट के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन डायरेक्ट इसको लगाया नहीं जाता। एंटीसेप्टिक तो जरूर है ये, लेकिन ये वुंड को खराब भी कर देता है। ठीक है, अच्छा, which can damage sensitive tissues and delay healing. अच्छा, इसको जो है डेड टिश्यू डिब्राइडमेंट जब करनी होती है ना, डेड टिश्यू को खत्म करना होता है, तो भी हाइड्रोजन का यूज करते हैं, लेकिन उतना ही यूज करते हैं जिससे डेड टिश्यू जब खत्म हो जाते हैं तो फौरन से उसको साफ कर देना होता। ठीक है, अदरवाइज इसको यूज नहीं करना। अगर ओपन वुंड में हाइड्रोजन पेरोक्साइड कंटिन्यूसली लगाई जाए तो वो सेंसिटिव टिश्यू जो है वो डिले हीलिंग होगी उनसे। कंट्रोलिंग इनकॉन्टिनेंस एज फार एज पॉसिबल इज क्रूशियल टू हेल्पिंग सोर्स। अब मैंने बताया था कि फीकल और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है। अब फीकल और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जो है उसके लिए फौरन से उस चीज को मैनेज किया जाए कि उनकी इनकॉन्टिनेंस जो है वो ठीक हो। ठीक है, उनके जो वीकेंड मसल्स है यूरिथ्रा के, उनके वीकेंड मसल्स जो है ब्लैडर के, उनके वीकेंड मसल्स जो है रेक्टम के, उनको कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जिनके साथ स्ट्रेंथन किया जाता है, और कुछ जो है मेडिसिन भी दी जाती है। और ज्यादा रोल उसका क्या होता है, उसकी न्यूट्रिशन, उसको हेल्दी न्यूट्रिशन देके स्ट्रेंथन किया जाता है, और उस एरिया को जहाँ इनकॉन्टिनेंस फीकल और ओरल यूरिनेशन है, उस एरिया को एक क्रिटिकल मैनेज करना पड़ता है, क्रिटिकली, क्योंकि उसको जैसे ही साफ किया फिर यूरिनेशन हो जाएगी, जैसे हुआ साफ किया तो बबल हो जाएगा,
तो इसलिए इस एरिया को मैनेज करना टू मच क्रिटिकल होता है, बट मैनेज तो करना होता है ना। इस एरिया को साफ करना, एंटीसेप्टिक लोशन लगाना, ड्राई रखना, और इसको जो है पैड वगैरह अप्लाई करना या पैम्पर यूज करना, ठीक है। जी, निम्रा हाइड्रोजन पेरोक्साइड पूछ रही है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड केमिकल टाइप एक चीज है जिसको वूंड के ऊपर डालते हैं और उसके डेड टिश्यूज जो है वो डैमेज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और उसको डेली यूज नहीं करना, डैमेज टिश्यूज के लिए करना, ठीक है। आगे रिमूवल ऑफ डैमेज टिश्यूज या डिब्राइडमेंट, इसकी मैं बार बार हर स्लाइड में आपको बताई जा रही हूँ कि डिब्राइडमेंट क्या होती है। रिमूवल ऑफ डैमेज टिश्यू होता है, डैमेज टिश्यूज को रिमूव करना जो है वो डिब्राइडमेंट कहलवाता है। इसको बहुत सारे तरीकों से जो है इस डिब्राइडमेंट की जाती है। जो ओपन वुंड होता है, जो स्टेज 3 का वुंड होता है, जो स्टेज 4 का वुंड होता है, उसके अंदर एक हार्ड किस्म के स्कार टिश्यूज जो है वो वेरी हार्ड एंड डेड हो जाते हैं, ठीक है। डेड होके बहुत हार्ड होते हैं, जो पेशेंट को पेन, पेशेंट के अंदर चुभते हैं वो, ठीक है, पेशेंट को पेन करते हैं और वुंड को मजीद जो है वो डैमेज करते हैं, वुंड को मजीद जो है इन्फेक्टेड करते हैं। तो जी, तो जो है ना रिमूवल ऑफ डैमेज टिश्यू, ठीक है। अब उन डैमेज टिश्यूज को जो हार्ड किस्म के होते हैं, properly wound need to be free of damage, dead or infected tissues can accomplish in removal जो है several ways। अब इनको जो हार्ड टिश्यू, डेड टिश्यूज है, उनको मजीद वुंड को डैमेज होने से बचाने के लिए सेवरल टेक्निक्स या सेवरल वेज है आगे। जो एक तो ऑटोलाइटिक डिब्राइडमेंट होगी, ऑटोलाइटिक डिब्राइडमेंट में जो है विद द बॉडी ऑन एंजाइम्स, बॉडी के अपने एंजाइम्स जो है उनको खत्म कर देते हैं, ठीक है। इट इज प्रोसेस which to some extent occur naturally in all foods। इसमें जितने जो है डेड टिश्यू हैं, केमिकल कंपाउंड which is अच्छा बेटा, हाँ केमिकल मैंने केमिकल लाइक ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड मैंने बताया कि इसको यूज करते हैं, ठीक है। आगे ऑटोलाइटिक जो है ऑन एंजाइम जो बॉडी के वो जो है खुद ठीक होते हैं, ठीक है। बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो बॉडी के अपने एंजाइम्स है, उनसे नेचुरली वो खत्म हो जाने, ठीक है। आगे है प्रोलाइटिक जो है फेगोसाइटिक, ठीक है। फेगोसाइटिक सेल्स सच एज मैक्रोफेजेस एंड प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स जो है वो उनको खत्म कर देते हैं। ईस्टर फ्रॉम हेल्दी टिश्यूज, हेल्दी टिश्यूज से ईस्टर मीन खत्म हो जाना, उनको अलग कर देना, खत्म कर देना। अब मीन्स जो चीज मैं आपको बता रही हूँ वो रिमूवल ऑफ डैमेज टिश्यू जिनको हम डिब्राइडमेंट कहते हैं, उनको मुख्तलिफ किस्म टाइप से डिब्राइडमेंट उसकी करते हैं, ठीक है। नंबर 1 तो ऑटोलाइटिक जो ऑटोमेटिकली खुद हो जाने, खुद, ठीक है। बॉडी के एंजाइम्स जो है उन्होंने खुद खत्म कर देने और अंदर के हमारे जो इम्यून सिस्टम है उन्होंने इंगल्फ कर लेना, जो वहां अगर कोई बैक्टीरिया हुआ, ठीक हो गया। और दूसरा बायोलॉजिकल डिब्राइडमेंट, बायोलॉजिकल डिब्राइडमेंट और मैगट डिब्राइडमेंट थेरेपी। इसमें जो है मैगट्स छोड़े जाते हैं वुंड में। आप जो है इसमें मैगट डिब्राइडमेंट यूट्यूब पे जाना और वहां पे आप मैगट डिब्राइडमेंट लिख के निकालना, आपको एक जो है वीडियो नजर आएगी मैगट की, ठीक है, कि मैगट से डिब्राइडमेंट कैसे करते हैं। ये बायोलॉजिकली डिब्राइडमेंट है, जैसे कीड़े है ना, सुंडियां लाइक, वो जो है एक बॉक्स में होते हैं, वो लाके वुंड के अंदर छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। जब वुंड के उसके अकॉर्डिंगली वुंड कितना ज्यादा है
और जब दूसरे दिन या कुछ आवर्स के बाद ऊपर से ड्रेसिंग कर दी जाती है। वो ऐसे भर भर के जो है हाथों से वूंड के अंदर फिलिंग कर दी जाती है, ठीक है। और जब उनकी फिलिंग कर दी जाती है तो ऊपर से कवर कर दिया जाता है, वूंड को ऊपर से ड्रेसिंग कर दी जाती है। दूसरे दिन अकॉर्डिंगली डेप्थ ऑफ द वूंड कुछ आवर्स के बाद जब उसको खोला जाता है तो जितने भी ऊपर डेड टिश्यू और पस थी उन मैगट्स से उनको इनगल्फ कर लिया हुआ है, ठीक है, खत्म कर दिया हुआ है। फिर उन मैगट्स को निकाल के वापस रख देते हैं और वूंड को दोबारा से नॉर्मल सेलाइन से वॉश किया जाता है, खुले नॉर्मल सेलाइन से, ठीक है। सेलाइन जो है वाटर उसके साथ अच्छी तरह से वूंड को साफ किया जाता है, ड्राई किया जाता है। फिर अकॉर्डिंग टू चॉइस ऑफ द डॉक्टर, कुछ डॉक्टर उस पे पैकिंग कर देते हैं, कुछ डॉक्टर उसको खुला छोड़ देते हैं। खुला छोड़ने के लिए उसके ऊपर गाज पीस की कवरिंग दी जाती है। और कुछ ये अकॉर्डिंग टू चॉइस ऑफ द सर्जन, ये सर्जरी से किया जाता है ना, चॉइस ऑफ द सर्जन। कुछ डॉक्टर जो है इसके अंदर जो है पपाया, पपीता जिसको बोलते हैं, ठीक है, पपाया जो है उसको अंदर जो उसका गुद्दा है ना उसको बना के उसके अंदर फिलिंग कर देते हैं, क्योंकि उसके अंदर आयरन होती है, ठीक है। उस आयरन से वूंड की हीलिंग जो है वो बहुत जल्दी होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि मैं एक दफा सर्जिकल वार्ड में ड्यूटी करती थी तो वहां पे मैं देखा करती थी, वहां का जो सर्जन था ना जब मैं स्टूडेंट थी, तो वो जहां भी इस तरह का वूंड होता था ना फॉल स्मेली, वो उसकी जो डिब्राइडमेंट करने के बाद उसमें पपाया जो है उसको जो है ग्राइंड करके उसके अंदर भर देता, और उसकी वूंड हीलिंग जो है जो उन लोगों के मुकाबले में जो किसी और चीज पैकिंग या जो है खुला छोड़ के करते उसके मुकाबले में ज्यादा जल्दी हो जाती थी, तो क्योंकि उसमें आयरन होता है। दूसरा तरीका जो है केमिकल डिब्राइडमेंट। केमिकल डिब्राइडमेंट में आपको पहले ही बता जाती थी, जिसपे कोई इंजाइमेटिक डिब्राइडमेंट, कोई इंजाइम से जब मैंने जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस टाइप की चीज डाल दी जाती केमिकली, जो उन टिश्यूज को खत्म कर देता जो डेड टिश्यू होता है, देखा, ठीक है। ये केमिकली जो है। आगे है मैकेनिकल डिब्राइडमेंट। मैकेनिकल डिब्राइडमेंट क्या है? अच्छा, ये इससे पूछ रहे हैं, इसको इसका मतलब है कि अलग करना। जो हम डिब्राइडमेंट करते हैं ना डेड टिश्यू को जो है हेल्दी टिश्यू से अलग करने का नाम इस तरह, ठीक है, इट्स ओके। आगे है कि मैकेनिकल डिब्राइडमेंट यूजेस a pressurized pulse solution to irrigate and debride wound of necrotic tissue in most जो है इंसोल्यूशन का यूज्ड विद पोस्ट लिवाज, ठीक है, पोस्ट लिवाज के साथ रिमूव बोथ वुंड डिब्राइडमेंट एंड इरिगेशन सोल्यूशन। अब इसमें जो है मैकेनिकल डिब्राइडमेंट वो डिब्राइडमेंट है जिसमें पोल्स सोल्यूशन यूज करते हैं। पोल्स सोल्यूशन मींस के जो जैसे मैंने बताया था कि जो जैसे नॉर्मल सेलाइन इस टाइप का सोल्यूशन, ठीक है, यूज करने के लिए इसको प्रेशर से काफी ऊपर से इसका प्रेशर डालते हैं। उस प्रेशर से क्या होता है, डेड टिश्यू, वो तो पहले ही डेड है, उस प्रेशर से वो साथ से अलग हो जाएंगे, ठीक है, वो उसकी डिब्राइडमेंट हो जाएगी। और दूसरा अगर उसके अंदर कोई पस होगी, पस लाइक होगा, तो वो साफ हो जाएगी। इसको मैकेनिकल डिब्राइडमेंट कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि रिमूवल ऑफ डैमेज टिश्यू की डिब्राइडमेंट कैसे करते हैं, इसके मुख्तलिफ मेथड है। नंबर 1 मैंने आपको ऑटोलाइटिक डिब्राइडमेंट बताया, सेकंड पे मैंने आपको बायोलॉजिकल डिब्राइडमेंट बताया, थर्ड पे मैंने आपको मैकेनिकल डिब्राइडमेंट बताया। अब लास्ट जो मेरी स्लाइड है इसमें है कि शार्प डिब्राइडमेंट। शार्प डिब्राइडमेंट में पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है। पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले जाके शार्प इंस्ट्रूमेंट नाइफ से, जिसके साथ ऑपरेशन नहीं करते, उस सीजर और उस नाइफ के साथ उनको कट कर दिया जाता है, ठीक है। जो डेड टिश्यू होते हैं, जो वुंड के अंदर फाउल स्मेलिंग वाले डेड टिश्यू हैं, उनकी डिब्राइडमेंट कैसे करते हैं, शार्प इंस्ट्रूमेंट के साथ, सीजर के साथ, नाइफ के साथ उसको कट कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड शार्प डिब्राइडमेंट, ठीक है। आगे सर्जिकल डिब्राइडमेंट। सर्जिकल डिब्राइडमेंट जो है, सर्जिकल डिब्राइडमेंट में
ये जो है शार्प डिब्राइडमेंट, ये भी सर्जिकल डिब्राइडमेंट पे, जिसपे मैंने बताया था कि बायोलॉजिकल डिब्राइडमेंट है, ये भी सर्जिकल डिब्राइडमेंट है। लेकिन सर्जिकल डिब्राइडमेंट में सम टाइम हम स्किन ग्राफ्टिंग भी करते हैं पेशेंट की, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको शो हो रहा है? मुझे ओके का मैसेज करें। स्टूडेंट्स आपको मेरी वॉइस आ रही है और स्लाइड शो हो रही है? मुझे ओके का मैसेज करें, मुझे मैसेज करके बताओ कि आपको शो हो रहा है। अगर ना शो हो रहा तो यहाँ तो मैसेजेस के अंबार लग जाने थे। ओके, हो रहा जी बेटा। मेरी जो स्लाइड मैंने आपको बताई, जो मैं आज बता रही हूँ आपको, स्किन मैनेजमेंट, ट्रैकोमेटिक अल्सर और उसकी टाइप्स और उनकी मैनेजमेंट आज बता रही हूँ मैंने, अकॉर्डिंग टू उनकी जो है टाइप्स के, वूंड किस टाइप का होगी और उसकी डिब्राइडमेंट कैसी होगी, ठीक है। पॉल्स लिवाज मैंने बेटा बताया है कि कोई जैसे जो है नॉर्मल से लाइन का प्रेशर देना, ठीक है। पॉल्स सॉल्यूशन का मतलब कि कोई जैसे 1000 ml की नॉर्मल से लाइन होती है सॉल्यूशन, ठीक है, से लाइन सॉल्यूशन, उसका प्रेशर देना, ठीक है। किसी भी सॉल्यूशन का नहीं, फिर आप लोगों ने कहना कोई भी सॉल्यूशन, नॉर्मल से लाइन सॉल्यूशन का जो है वो प्रेशर देना, उस प्रेशर के यहाँ इतना ऊंचा प्रेशर देके, जब मैंने आपको कल भी ये चीज बताई थी कि जब हम वूंड को वॉश करते हैं, उसकी डिब्राइडमेंट करते हैं, चाहे ऑपरेशन थिएटर में भी कर रहे हैं, चाहे हम वार्ड के अंदर कर रहे हैं पेशेंट की, चाहे हम घर के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें नॉर्मल से लाइन की जो ड्रिप होती है, उसकी टिप पे जो है वो सुराख कर देते हैं, कट लगा देते हैं, ठीक है, सुराख कर देते हैं। तो उसका प्रेशर डालते पीछे से, उसको जो है ऊंचा कर देते हैं, तो प्रेशर से पानी गिरता है, उस पानी से उसका लिवाज होता है। लिवाज मीन कि उसकी सफाई हो रही है, ठीक है। वाटर के जो नॉर्मल से लाइन के प्रेशर से जो उसकी सफाई हो रही है, दैट इज कॉल्ड पॉल्स लिवाज, ओके। नेक्स्ट ऐसे पेशेंट की ड्रेसिंग कर लेनी है, ओरल एंटीबायोटिक देनी है, हेल्दी डाइट देनी है, मसल स्पैज्म रिलीफर देना है। ऐसे पेशेंट को मसल स्पैज्म भी तो होगा ना। अब ड्रेसिंग की बात मैंने कई दफा बता दी कि एसेप्टिक टेक्निक यहाँ पे यूज करनी है। ओरल एंटीबायोटिक मैंने बताई है कि आप लोगों को एंटीबायोटिक कौन सी देनी है। जब आपने कल्चर सेंसिटिविटी करवा ली तो आपकी कल्चर सेंसिटिविटी की रिपोर्ट पे आ जाना कि आपने एंटीबायोटिक कौन सी देनी है। फिर हेल्दी डाइट का मैंने अपनी जो है फर्स्ट 3-4 स्लाइड थी, उसमें मैंने आपको हेल्दी डाइट का भी बताया, ठीक है। रिच आयरन एंड प्रोटीन डाइट आपने देनी है, ठीक है। और मसल स्पैज्म रिलीफ के लिए कोई ना कोई देनी है। जी अंबर, आपका मैसेज मुझे आ रहा है कि मैगट जो है वो इंसेक्ट्स, हाँ जी यस, मैगट इंसेक्ट्स ही होते हैं। वो इंसेक्ट्स जब वूंड के अंदर छोड़े जाते हैं तो डेड टिश्यूज को वो खा जाते हैं, ठीक है। अब हेल्दी डाइट देनी है, मसल स्पैज्म जो रिलीफर देना है मसल स्पैज्म के लिए, उसको आप वार्म वाटर भी दे सकते हैं। उसको जो है लाइटनिंग, जो एक लाइटनिंग बल्ब होता है, उसके साथ उसकी जो है स्पाज्म रिलीफ भी कर सकते हो, उसको मेडिकेशन भी दे सकते हो स्पाज्म रिलीफ करने के लिए। फिर एजुकेटिंग दी केयर गिवर, इसमें जो केयर गिवर है उसको एजुकेट करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। केयर गिवर का एजुकेट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि केयर गिवर को अगर एजुकेशन नहीं होगी तो वो किस तरह से उसको मैनेज कर सकेगा। टाइम क्या हुआ ना उसके अकॉर्डिंग टाइम, ठीक है, ठीक है। सर्जिकल रिपेयर बाय टिश्यू फ्लैप, फ्री फ्लैप एंड नेगेटिव प्रेशर वूंड थेरेपी, ठीक है। अब ये सारी चीजें मैंने सर्जिकल रिपेयर भी आपको बता दी है, टिश्यू फ्लैपिंग जो है या फ्री फ्लैपिंग या जो है नेगेटिव प्रेशर वूंड प्रेशर,
ये जो है टिश्यू फ्लैपिंग की जाती है पेशेंट के जो है, जैसे एक तो स्किन ग्राफ्टिंग होती है, टिश्यूज लेके अंदर टिश्यूज जब खून ज्यादा बड़ा होता है तो पेशेंट के टिश्यू लेके, आपने सुना भी होगा कि उसके अंदर वुंड के जो है दूसरा पीस लेके रखा था वुंड को भरने के लिए। पेशेंट के अपने ही टिश्यू या उसकी मैचिंग करके किसी दूसरे के टिश्यू जो है उसके साथ, जैसे ब्लड की जो है किसी को ब्लड देना होता है तो डोनर लेना होता है ना, और उसकी क्रॉस मैचिंग की जाती है। इसी तरह अगर टिश्यूज लेके अंदर वुंड के टिश्यूज रखने होते हैं तो उसके लिए, उस टिश्यूज के लिए पहले डोनर ढूंढना होता है कि किस डोनर का लेना है, फिर उसकी क्रॉस मैचिंग की जाती है, फिर उसके अंदर वो उसकी ग्राफ्टिंग की जाती है। ठीक है, अदर ऑप्शंस कौन से होंगे, अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस कौन से होंगे? रिसर्चर्स आर जो है सर्चिंग फॉर मोर इफेक्टिव बेड सोर ट्रीटमेंट। अभी कुछ अंडर ऑब्जर्वेशन भी है जो रिसर्चर्स उसकी ट्रीटमेंट के लिए कर रहे हैं। मैंने बताया कि जो है यूएचएस में और अमेरिका में आपको मैंने रेशो पेशेंट की बताई थी कि हर साल कितने पेशेंट जो है बेड सोर के साथ डैमेज होते हैं और बहुत सारे उनके डॉलर्स जो है इसकी मैनेजमेंट पे लग जाते हैं। और इसी तरह पाकिस्तान में भी यही हो रहा है। अभी तक इसकी जो है बेड सोर जो है 3 और 4 जो इसकी टाइप है उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल से हो रहा है, जिसपे रिसर्चर जो है वर्क कर रहे हैं। अब रिसर्चर जो है वर्क कर रहे हैं, अंडर इन्वेस्टिगेशन आर जो है हाइपर बैरिक ऑक्सीजन। ये हाइपर जो ऑक्सीजन, जो आम ऑक्सीजन है ना पेशेंट्स को लगाते हैं, वो बैरिक ऑक्सीजन होती है। उस ऑक्सीजन को पेशेंट के वुंड पे लगाते हैं, उसका प्रेशर। ठीक है, इलेक्ट्रोथेरापी। लेकिन ये क्या है, अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, रिसर्चर इन चीजों पे रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोथेरापी एंड जो है टॉपिकल यूज ऑफ ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर। अब जो है पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन दैट प्ले अ की रोल इन द रेगुलेशन ऑफ अ नंबर ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। इसमें जो है पॉलीपेप्टाइड्स जो है प्रोटीन को बोलते हैं। ठीक है, प्रोटीन लाइक जो है दैट प्ले अ की रोल ऑफ रेगुलेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। इस प्रोसेस के लिए ये जो है काम कर रहे हैं, बट ये चीजें जो है अंडर इन्वेस्टिगेट है, अभी रिसर्चर इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा, बेड सोर आर इजियर टू प्रिवेंट देन टू ट्रीट, but that doesn't mean the process is easy or uncompleted. Okay, although wound can develop in spite of the most careful care, it's possible to prevent them in many cases. अब बेड सोर जो है are easier to prevent than the treat. जो बेड सोर्स है इसको ट्रीट से प्रिवेंट करना ज्यादा जरूरी है कि बेड सोर बने ही ना। ठीक है, बट दैट डजंट मीन दैट प्रोसेस इज इजी। ये इसका मतलब ये है कि इसका प्रोसेस इजी नहीं है। ठीक है, और अनकम्प्लीटेड और समटाइम्स ये कंप्लीट हो भी नहीं पा रहा होता, ये प्रोसेस होता भी नहीं है। अगर टाइप 4 तक चीजें डैमेज हो गई तो वो रिकवर करनी बहुत मुश्किल हो जाती है, उसको सालों लग जाते हैं, साल हर साल, फिर भी पेशेंट जो है नॉर्मल की तरफ नहीं जाता। although wound can develop in spite of most careful care, it's possible to prevent them in many cases. अगरचे उसके लिए बहुत सारे जो है वुंड डिवेल्प हो जाते हैं और केयर गिव जो है अपनी तरफ से बहुत केयर देते हैं, हर पॉसिबल होता है, हर मुमकिन पॉसिबल बनाते हैं कि उसको केयर दें, बट प्रिवेंट देम इन मैनी केसेस। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें प्रिवेंशन मेजर ही पेशेंट को देना पड़ती है। जी, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन का आप क्वेश्चन मुझे कर रहे हो, वो मैंने बताया था कि ऑक्सीजन वो वाले जो पेशेंट को लगाते हैं ऑक्सीजन थेरापी। ठीक है,
जब पेशेंट का सांस ठीक नहीं होता, हॉस्पिटल में जाता है, पेशेंट को ऑक्सीजन लगाते हैं, उसी ऑक्सीजन का प्रेशर जो है पेशेंट के वुंड पे लगाते हैं। ये जो है अंडर प्रोसेस है अभी, लेकिन ये प्रोसेस अभी सक्सेसफुल नहीं है। मेरी स्लाइड में जो जिसपे मैंने पढ़ाया वहां मैंने बताया था कि जो रिसर्चर है वो अभी अंडर प्रोसेस है, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इसको कि उस प्रेशर से ये ठीक हो सके। पोजीशन चेंज का भी मैंने आपको बारहा बता दिया कि पेशेंट की पोजीशन चेंज करनी है। स्किन इंस्पेक्शन, अब पोजीशन चेंज का कि पेशेंट की पोजीशन जो है राइट करनी है, लेफ्ट करनी है, अकॉर्डिंग टू जो है वुंड करनी है, ठीक है। अब स्किन इंस्पेक्शन, डेली स्किन इंस्पेक्शन फॉर प्रेशर सोर्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रिवेंशन। पेशेंट की प्रिवेंशन के लिए जब भी पेशेंट हमारे पास आता है, डे फर्स्ट से ही, अगर बेड केस है तो डे फर्स्ट से ही पेशेंट की इंस्पेक्शन स्टार्ट कर दें कि कहीं उसको बेड सोर तो नहीं बन रहा। आपने मेरी ये नई स्लाइड जो है वो पुरानी वाली नई वाली जो आपके लैपटॉप पे एक होगा। अच्छा मेरे पास है। अच्छा अच्छा। Skin inspection for pressure source are an integral part of the prevention. अच्छा, इस पे प्रिवेंशन की जाती है, इंस्पेक्शन करते हैं पेशेंट की के पेशेंट को बेड सोर तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं, अगर रेडनेस है टाइप 1 है तो टाइप 2 से बचाने के लिए उसकी प्रिवेंटिव मेजर उसको देना शुरू कर देते हैं। प्रिवेंटिव मेजर वो जो मैं बार आपको बता रही हूँ। मैडम काफी हो गया है, अब मुझे यही नहीं, जहाँ स्लाइड शो ही नहीं हो रही कितनी रहती है। न्यूट्रिशन, फिर उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस जो, बस बेटा मेरा खत्म होने को जा रहा है, लास्ट 1 या 2 स्लाइड रह गई, ठीक है, लास्ट 1 या 2 स्लाइड रह गई हैं। इसमें हेल्दी डाइट पेशेंट को देनी है, उसका लाइफ स्टाइल चेंज करना, अगर स्मोकिंग कर रहा है तो क्विटिंग करानी है, उसको एक्सरसाइज करानी है, डेली एक्सरसाइज करानी है, इम्प्रूव सर्कुलेशन उसकी इम्प्रूव करनी है मसाज के साथ, ठीक है। अब जो है डायग्नोसिस को कैसे करना है, रिस्क, हाँ कुछ मैंने डायग्नोज दिए हैं बेटा, मैंने आपको जैसे डायग्नोज मैंने पढ़ाई थी ना नर्सिंग मैनेजमेंट में, मैंने जो है आपको केयर नर्सिंग केयर प्लान में डायग्नोज करना बताया था कि पेशेंट को डायग्नोज कैसे करते हैं और उसके कुछ स्पेसिफिक वर्ड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ सिर्फ डायग्नोज के वर्ड बताए हैं कि पेशेंट को डायग्नोज कैसे करना है। मैंने रिपीट कर दे प्लीज मैम, ये क्या पढ़ा हुआ रिपीट कर दे, अब तो मैंने रिपीट नहीं करना, 3 दिन हो गए। अच्छा, रिस्क फॉर प्रेशर अल्सर, ठीक है। अब वल्नरेबल टू लोकलाइज्ड इंजरी टू द स्किन, अगर पेशेंट को लोकलाइज्ड इंजरी हुई है तो उसकी डायग्नोज क्या होगी, डायग्नोज रिस्क फॉर प्रेशर अल्सर। अगर पेशेंट को कहीं वो लेटा हुआ है और उसका लोकलाइज्ड एरिया जो है वल्नरेबल है, ठीक है, पेशेंट बेड केस है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके स्केपुला के पे या उसकी बटक्स पे जो है वो सोर पहुंच जाना, तो आपने उसको ये डायग्नोज कौन सी होगी, रिस्क फैक्टर में रिस्क होगा, अभी हुआ नहीं है, रिस्क फॉर प्रेशर अल्सर का रिस्क होगा क्योंकि वल्नरेबल टू लोकलाइज्ड इंजरी टू द स्किन, क्योंकि स्किन की लोकलाइज्ड इंजरी हुई है, ठीक है। एंड अंडरलाइंग टिश्यू यूजुअली ओवर अ बोनी प्रोमिनेंस एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर और प्रेशर ऑन कॉम्बिनेशन विद शियर, ठीक है, क्योंकि उस बोनी प्रोमिनेंस बोन के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है और रिस्क है, वल्नरेबल है वो एरिया के उसको प्रेशर अल्सर हो जाएगा। दूसरी बात, रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रेटिंग होने का, इम्पेयर होने का रिस्क है, क्यों, वल्नरेबल टू अल्ट्रेशन इन एपिडर्मिस,
अल्ट्रेशन इन एपिडर्मस लेयर में अल्ट्रेशन हो गई है, ठीक है। इसी तरह इम्पेयर्ड स्किन, ये 2 रिस्क की थी और यहाँ स्किन इम्पेयर्ड हो चुकी है। मेरा लैपटॉप भी लास्ट बस खत्म होने वाला है, इसकी बैटरी डाउन हो चुकी है। इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, अल्टर्ड एपिडर्मस लेयर, ठीक है। यहाँ पे एपिडर्मस और डर्मस लेयर दोनों जो है वो डैमेज हो चुकी हैं, जिसकी वजह से हम डायग्नोज क्या बनाएंगे, इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, ठीक है। ठीक है, ये डायग्नोज थी। अब जो है टेक्निक्स ऑफ बैक मसाज, कुछ टेक्निक्स हैं इसमें। फ्लोरेज टेक्निक्स है, इसको आप लोगों को लिंक मैंने दिया हुआ है, ये लिंक्स देखते हैं। ये आपको आपकी बुक में से नहीं मिलेगा, बेटा मेरी बात गौर से सुने। ये मेरी लास्ट स्लाइड है टेक्निक्स ऑफ बैक मसाज की, आपको ये बुक में से नहीं मिलेगा। ये मैंने आप लोगों को नेट से या दूसरी बुक से ढूंढ के इसलिए डाला हुआ है कि 2 बार मेरे स्टूडेंट से जब वाइवा लिया गया तो उसमें टेक्निक्स ऑफ बैक मसाज जो है वो पूछी गई थी, लेकिन ये टेक्निक्स आपको आपकी बुक के अंदर से नहीं मिलेंगी। मैंने वेरी क्लियरली यहाँ पे आपको स्लाइड्स में दे दी हैं और इनके लिंकेजेस लिखे हुए हैं, ठीक है। आप इस लिंक पे जाएंगे तो आपको ये बहुत अच्छी टेक्निक की मसाज करते हुए दिखाएंगे, ये किस टाइप के मसाज है, जिसमें फ्लोरेज मसाज है और पैट्रिसाज मसाज है। नेक्स्ट जो है टेपोटमेंट और रिदमिक मसाज है, इसमें रिदम से मसाज करते हैं, ठीक है। और फ्रिक्शन, जिसमें फ्रिक्शन जैसे रगड़ लगाते हैं इस तरह से मसाज करते हैं। आपको लिंक जिस दिए हुए हैं यहाँ से आप देख लेना, ठीक है। आगे वाइब्रेशन ऑफ शेक्स एंड जो है इसके भी मैंने लिंक दिए हुए हैं। और आपको, मेरे पास टाइम कम रह गया और आपने भी शोर मचाया दी हुआ है। आई एम यस, ये FN1 का जो मैं आपको मटेरियल पढ़ा रही हूँ जो वो FN1 में है, ठीक है। FN1 में आपको स्किन मैनेजमेंट पूरा मिल जाएगा, बट ये स्लाइड जो है टेक्निक्स ऑफ स्किन मसाज ये आपको यहाँ से नहीं मिलेंगी। ये मैं ओनली ये आपको सिर्फ मेरी स्लाइड्स में मिलेंगी या जो मैंने लिंक शो किए हैं उनमें से मिलेगी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज, मेरा टाइम खत्म हो गया। आज का ये हमारा लेक्चर, हमारा पूरा टॉपिक भी खत्म हो गया, ठीक है। हमारा ये यूनिट खत्म हो गया 3 डेज में, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर जी।